आपने राज शमानी के साथ 2 पॉडकास्ट किए, आपने रणवीर को भी क्लोजली एनालाइज किया है. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी लैंग्वेज ऑफ रणवीर अलाहाबादी एंड राज शमानी? Ranveer, I feel is he needs to learn a little bit more how to say things, not what to say. What to say, तो definitely he would have learned anyway. So Raj looks at a person's facial expressions, body language a lot, and then he questions. आज हमारे साथ है कनन टंडी, बिहेवियरल साइंस और बॉडी लैंग्वेज की एक्सपर्ट और फाउंडर ऑफ बॉडी स्पीक्स बेटर. इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे समय रैना की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, शाहरुख खान कैसे यूज करते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, एंड कैसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को इम्प्रेस करते हैं. अगर एक कोई कॉर्पोरेट में ही है एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में 2 लोगों का अफेयर है, क्या क्यूज ऐसे हो गए कि आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? जब हंसते हैं सभी एक साथ, तो जिसके साथ अफेयर होगा वो उसी को ही देख के ज्यादा हंसेगा. So there's the secret eye contact always. चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो कितना इम्पैक्ट करता है बॉडी लैंग्वेज के एक पर्सन पे, और कैसे डिकोड करना कि ये बॉडी लैंग्वेज से इनका चाइल्डहुड कैसा गया होगा? किसी का अगर नॉस्ट्रिल ऐसे वाला हो, बड़ा नॉस्ट्रिल, दैट पर्सन इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. आपने क्या डिकोड किया समय के बॉडी लैंग्वेज के बारे में? So he enters with this. Now it's a sign that I am super confident. I've made it big. Now people are going to be crazy. Did you see? ऐसे लिप भी थरथरा रहे हैं. Oh yeah, very real in the sense, very authentic. Yes. Like he's feeling that moment. Yes. How do you, let's say, decode body language of someone like Shah Rukh Khan? His body language was very arrogant. But with time, he got to know कि with a woman how to behave. That's a very stark difference. अरेंज्ड मैरिज जो है वो केसेस में ऐसे क्या क्यूज है कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट मिलते हो पोटेंशियल पार्टनर को, क्या क्यूज होते हैं जो लड़के लड़कों को अच्छे लगते हैं या लड़कियों को अच्छे लगते हैं लड़कों में? 5 एरिया में अलाइनमेंट होना चाहिए. हाउ टू स्पॉट अ लायर? लायर को स्पॉट करना इज तो एट प्रेजेंट अभी आप कितने लोगों को पढ़ा चुके हो अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड टोटल कितना इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया इन द लास्ट फ्यू इयर्स? इजीली मोर देन 2000 लोग तो होंगे ही. इम्पैक्ट कितना क्रिएट किया है ये नहीं पता, बट व्हेन आई गेट मैसेजेस लाइक ओ बिकॉज ऑफ योर कोर्स आई गॉट प्रमोटेड, या तो बिकॉज ऑफ योर कोर्स आई फाउंड आउट दैट माय बॉयफ्रेंड वाज चीटिंग ऑन मी, और बिकॉज ऑफ योर कोर्स आई हैव मेट अ राइट पर्सन टू बी विद, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं तब लगता है हाँ इट हैज़ बीन इम्पैक्टफुल. There are certain impacts related to immigration and intelligence, which are actually good. CISF में profiling का जो training है, I have delivered those videos also, training sessions also. तो वहाँ पे जब मैंने उनको train किया था on how to understand if somebody is hiding something in the body parts, in the luggage, तो वो अच्छा लगता है कि when I read the news कि किसी न्यूज़ पेपर में निकला है कि इतने किलो सोना पकड़ा गया या यहाँ से हीरे पकड़े गए, whatever, I feel nice because उस वाले एयरपोर्ट में I had given the sessions on profiling. So हाँ. So let's say if someone is like at the airport and आप बेसिकली उनको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन्होंने कुछ छुपाया होगा या इन्होंने कुछ बेसिकली एक्स्ट्रा सामान लगेज में लाया होगा, लाइक यू कैन आइडेंटिफाई दैट एज वेल. Yes. एंड इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक यू कैन ऑल्सो स्पॉट समवन हु इज लाइंग कि ये झूठ बोल रहा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ. That has become very easy. और मैं ये लोगों को बोलती हूँ कि सबके लिए ये काम बहुत इजी है, ठीक है. द रीजन बीइंग, अगर आप अपने आप को डिकोड कर ले तो आप किसी को भी डिकोड कर लेंगे. तो जैसे कोई झूठ बोल रहा है, जैसे मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिली और वो फर्स्ट टाइम के फर्स्ट सेंटेंस से ही झूठ बोल रहा है, देन आई नॉट बी एबल टू गेट दैट. पर थोड़ी देर अगर बात करने पे आइडिया हो जाता है कि अच्छा नॉट वेरी ट्रूथफुल पर्सन. एंड फिर वो भी है, जैसे आपको पता चल गया कि कोई झूठ बोल रहा है, तो हर चीज़ में जा करके उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो वैल्यू पीपल्स प्राइवेसी. जैसे वो वीडियोस मुझे भेजते हैं लोग इंस्टाग्राम पे कि इनका रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं ये बताओ. तो मुझे नहीं बताना 2 लोगों के बीच क्या चल रहा है ना, इट्स बेटर दैट बोथ ऑफ देम दे डिसाइड. तभी एक आध बार ऐसे वीडियोस डाल देती हूँ मैं, बट पता तो लग जाता है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ अ पर्सन इज लाइंग, डिफिकल्ट टू नो व्हाई अ पर्सन इज लाइंग. और कितने साल से कर रहे हो आप ये? 2013 में शुरू किया था. 13 साल हो गए आपको? हाँ
हाँ, वाह! 2009 में पढ़ना शुरू किया हुँ। था, 2013 में प्रैक्टिस शुरू किया। सो फर्स्टली अभी जो ऑडियंस है 18 टू 25-26 वाली जिन्होंने अभी जॉब जस्ट शुरू किया है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूज़ में जब जाते हैं, तब क्या मेजर मिस्टेक्स है जो आजकल के कैंडिडेट्स करते हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब? आई फील जो पहला मुझे जो लगता है जो फर्स्ट गलती है, वो उस क्वेश्चन का आंसर है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसका आंसर ना वो लोग प्रिपेयर करते हैं, ये लिखूँगा, ये बोलूँगा, यही बोलूँगी, ऐसे करूँगी। तो मुझे लगता है उसका आंसर को बहुत क्रिस्प करना चाहिए बेस्ड ऑन कौन से रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कहानी मैं एक ही हूँ, पर मेरी कहानी अलग-अलग जगह बताई जा सकती है इन अ डिफरेंट मैनर। अगर मेरा कोई एक्स होगा उसके लिए मैं भयानक चुड़ैल रहूँगी और मेरा पति है उसके लिए मैं दुनिया की बेस्ट बीवी। पर इंसान तो मैं वही हूँ। नाउ द पॉइंट इज़ व्हेरेवर यू आर अप्लाइंग यू नीड टू यूज़ दोज़ स्किल सेट्स इन द टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाली चीज़। और इस चीज़ को उनको ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि उनको ये नहीं लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ये एक मेजर डिफेक्ट मैंने देखा है। तो वो लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते और एक ही आंसर प्रैक्टिस करते हैं हर कंपनी के लिए। ये गलत है। जैसे अगे अगर मैंने मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया है, तो मार्केटिंग के लिए कौन-कौन से स्किल सेट्स चाहिए, मुझे अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में वो बोलना चाहिए। ताकि जब मैं किसी को इंटरव्यू करूँ तो मुझे लगेगा अरे हाँ यार, ये तो पर्सन भी ऐसा है जिसका कि मार्केटिंग के साथ उसका अच्छा अलाइनमेंट होगा। एक ये गलती। सेकंड इज़ जब उनको बोला जाता है कि हैव यू सीन व्हाट डू यू प्लान फॉर योर 5 ईयर 10 इयर्स रोल? तो लोगों के पास कुछ रहता नहीं है। हाँ, ऐसे वेग सा कुछ बता देते हैं। आई फील ये एक ऐसा असाइनमेंट है जो हर इंसान को करना चाहिए। वेदर यू गेट इनटू अ जॉब और नो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल बाद? क्योंकि हम जॉबलेस तो है ही, हम एमलेस भी हो जाते हैं, अगर हमारे पास आंसर नहीं रहता तो। तो इसका एक आंसर तैयार करके रखना चाहिए और एक और वो कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? तो लोग बोलते नहीं, नहीं, हाँ, व्हेन विल आई गेट टू हियर फ्रॉम यू? व्हेन विल आई गेट अ फीडबैक? उसमें एक पॉजिटिव अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक और चीज़ लिटिल बिट डाइग्रेसिंग, लिंक्डइन के बारे में जैसे एक चीज़ बताऊँ, जितने भी रिक्वेस्ट लोग भेजते हैं ना, एक मेजर गलती जो फ्री में वो आराम से कर सकते हैं, ऐड नोट। जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहाँ पे ना एक ऐड नोट वाला चीज़ है, तो वो ना लोग नहीं भेजते हैं, आउट ऑफ आलसीपना या जो कुछ भी है। अगर आप सिर्फ लिखेंगे कि हाय, आई सॉ योर वीडियो एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग व्हिच अ थर्ड पर्सन विल फाइंड ईदर जेन्युइन और इम्पोर्टेंट, तो आपके ज़्यादा चांसेस है वो कनेक्शन एक्सेप्ट करने के। तो ये 18 से 25 वाले ना ऐसे जल्दी-जल्दी कनेक्ट भेज देते हैं, तो एक वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगेन इंटरव्यू के लिए आई फ़ील एक प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं भी मार्क ज़करबर्ग बन जाऊँगी तो मैं भी ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के हर जगह पहुँच जाऊँगी, ग्रे टी-शर्ट और ब्लू जीन्स। बट जब तक वो नहीं हुआ, आपको हमेशा प्रेज़ेंट रहना चाहिए प्रोफ़ेशनली एंड यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड। क्योंकि अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ या आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, इसका फ़र्क पड़ता है। यू डोंट हैव टू वेयर एनी ब्रांडेड क्लोथ्स बट यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, जो कि 18 से 25 वाले आजकल बहुत कम करते हैं। नो, यू नो वो रिज़ पता नहीं क्या-क्या वर्ड्स हैं उनके जो यूज़ करते हैं, आई डोंट नो। तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम्हें अच्छा दिखना भी चाहिए। व्हेन आई से दिखना चाहिए दैट मीन्स यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड, प्रेज़ेंटेबल। तो एक और चीज़, जैसे फैशन सेंस में इफ यू आर गोइंग समवेयर प्रोफेशनली, आइडियली यू नीड टू बी प्रोफेशनली रेडी। एक शर्ट का पार्ट अंदर होता है, एक बाहर होता है। वो अक्षय कुमार पे अच्छा लगता है बिकॉज़ ही इज़ अक्षय कुमार। यू आर जस्ट एंटरिंग द वर्क प्लेस। सो आई थिंक प्रोफेशनली रेडी रहना हमेशा इज़ वेरी गुड। मैंने एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। हैव यू सीन दैट हाउ आई मेट योर मदर? नहीं, मैंने नहीं नहीं देखी। देखा। तो वहाँ पे ना एक कैरेक्टर है बार्नी स्टिनसन, ठीक है? बहुत अमेज़िंग कैरेक्टर है और हमेशा चाहे कुछ भी हो ही ऑलवेज़ वेयर्स अ सूट विथ टाई। तो उसका ना डायलॉग रहता है सूट अप। तो वो हमेशा टाई पहन के एंड व्हेन यू यू माइट हैव सीन, जब लड़के हों, जब वो सूट पहनते हैं ना दे लुक वेरी डिफरेंट। सिमिलरली एक लड़की भी इफ यू आर प्रोफेशनली रेडी, अच्छे से बाल बने हुए हैं, अच्छे कपड़े हैं, सो यू लुक मोर प्रेजेंटेबल, मोर अप्रोचेबल। तो इंटरव्यू के लिए आपको स्पेसिफिकली तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जनरली भी रेडी रहते हैं, आपको नॉर्मली भी रेडी रहना चाहिए।
इंटरव्यू हो या नहीं हो, अ पर्सन नीड टू बी वेल ड्रेस्ड, हाँ, और वेल ग्रूम्ड, एंड अपने भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। Especially the people that we are referring to right now, their vocabs have decreased drastically. जैसे मेरी बहन है, वो भी एक टिपिकल जेनजी है, तो एक तो ये चीज है भी, मिलेनियल और जेनजी का उतना वो नहीं होता है। तो एक दिन उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस डाला था, व्हेन द कॉलेज फाइनली स्टार्ट्स कॉलेजिंग, और वो देख के मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। मैंने कहा ये क्या इंग्लिश है, क्यों लिखा है ऐसे? तो शी सेइंग नहीं, एवरीबॉडी इज राइटिंग लाइक दैट, प्लीज डोंट टेल मी एनीथिंग। कहा अरे ये क्या, कॉलेज इज कॉलेजिंग क्या होता है? तुमने ऐसे चीज को वर्ब बना दिया तो है ही नहीं। तो आई थिंक आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन का और वैल्यू बढ़ गया है, अगर आप सही वर्ड यूज करें। एक और चीज, जैसे लोग बोलते हैं नहीं ये करना तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी इज अ डिफरेंट मीनिंग, कंपल्सरी इज अ डिफरेंट मीनिंग। तो मैंडेट वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप पे लागू किया जाए, दैट इज अ मैंडेट, हेंस इट इज Oh, मैंडेटरी, तो मैंडेटरी एंड कंपल्सरी आर नॉट नॉट सेम. द सेम। ओके. तो यही जब हम इंटरव्यू में भी बोलेंगे, अगर आप अपने वोकैब को लेकर के स्ट्रांग होंगे ना, तो आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा फोकस यही पे रहता है कि तुम जनरली ही अपने लाइफ को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। अच्छे कपड़े, अच्छी भाषा, अच्छे बाल, ये रहने से तुम नॉर्मली भी कॉन्फिडेंट रहोगे। तो वो एक दिन हमें अच्छा बिहेव करने की या दिखने की जरूरत नहीं। तो जैसे कोई इंटरव्यू में जा रहा है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा नर्वस है क्योंकि उसका फर्स्ट जॉब इंटरव्यू है, तो क्या क्यूज हो गए ऐसे जिससे पता चलेगा कि ये तो बहुत नर्वस है? एंड द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज दैट सो दैट वी शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स, सो द इंटरव्यूअर फील्स कि यार मैं नर्वस नहीं हूँ और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ. तो इंटरव्यूई को ये करना चाहिए कि अपने आप को बार बार छूना ये नहीं करना चाहिए। ओके. अब जैसे मैं अभी आई, गर्मी थी, पसीना आ रहा था, तो फिर मैं बोलूँगी हाँ, हाँ, ठीक है, चलो कुशल विल स्टार्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसमें ना कॉन्फिडेंट नहीं दिखूँगी। तो सबसे पहले चाहे आप जहाँ भी रहे, और अगर यहाँ पे कोई ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से लोकल से आए हैं, तो सबको पता है कि बहुत गर्मी में वैसे आते हैं। तो थोड़ा टाइम आज पहले आ जाइए, कूल ऑफ हो जाइए, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल। आजकल तो वो हैंडी पंखे भी मिलते हैं, बिकॉज़ बहुत सीधा कनेक्शन है आपको, मतलब गर्मी फ़ील होने का और आपका कॉन्फिडेंस का। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, तो बॉडी लैंग्वेज भी कंपोज़्ड रहता है। ये एक मैंने ये नोटिस किया है। जैसे साउथ के जितने भी जगह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इवन यहाँ पे भी, या तो आप इटली में देख लीजिए, तो इनके बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा ब्रॉड है, तो दे टेक मोर स्पेस। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा हाथ हिला-हिला के बात करेंगे तो हवा ज़्यादा आएगी। तो ऐसा हो गया जियोग्राफिकली। नाउ व्हेन अ पर्सन गोज़ फॉर एन इंटरव्यू, फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने कहा, वेल ड्रेस्ड, पहले के गंदे कपड़े पहन के मत आ जाओ, फिर उसको अच्छे से आयरन-वायरन करके आओ। दूसरा, यू नीड टू फील दैट यू आर कंफर्टेबल इन द एनवायरनमेंट। तो अगर मेरा इंटरव्यू है लेट्स से 10 बजे, तो किसी भी तरह से मुझे 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 10-15 मिनट लगते हैं सिर्फ सेटल डाउन होने में, क्योंकि मैं नए जगह पे गई हूँ, तभी मेरा दिमाग नए एनवायरनमेंट में गया है, तो वो सेटल होने में टाइम लगता है। लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू है 10 बजे, तो वो पौने 10 बजे अराउंड पहुँचते हैं और ऐसे-ऐसे करके उनका टाइम आ जाता है। तो वो लोग एंग्ज़ायटी मोड में ही रहते हैं। तो अगर पहले चले जाएँगे, एंग्ज़ायटी तब भी आएगी पर वो शांत हो जाएगी। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने आप को आईने में देख कर के वो रेस्टिंग फेस की तैयारी करें। रेस्टिंग फेस क्या होता है कि जब हम नहीं बात कर रहे होते हैं, तब हमारा चेहरा कैसे होता है। तो इफ आई विल नॉट स्माइल, माय लिप्स आर ड्रूपी, सी, ये ऐसे। हम्म. तो अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है, तो हम लिसनिंग फीडबैक फेस पे ध्यान नहीं देते। जैसे रणवीर अलाहाबादिया, राइट? हिज लिसनिंग फीडबैक फेस इज रियली बैड, सो ही डज। और उनको बहुत जगह ट्रोल भी किया गया है, बट रादर देन लर्निंग, ही प्लेड अलोंग। आई थिंक दैट इज वन थिंग अ पर्सन नीड्स टू लर्न, कि हाँ, अब मैं ऐसे ऐसे करके बात कर रही हूँ, हाँ, ऐसे ऐसे कान खुजा खुजा के, अरे पर पीपल आर सीइंग यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो द लिसनिंग फेस शुड ऑल्सो बी गुड। तो जब मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए मेरा लिसनिंग फीडबैक फेस कैसे होना चाहिए। तो कोई अगर मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं रादर देन हाँ, हाँ, ऐसे नहीं करके मैं
ऐसे करो। ये कल इंटरव्यू है तो मैं आज प्रैक्टिस करूँगी, नहीं होगा। तो अगर मेरा इंटरव्यू लेट्स से आज से 15-20 दिन बाद है, तो मुझे आज से रेस्टिंग फेस की तैयारी करनी चाहिए। सो दैट आप जब वहाँ पे बैठे उस एनवायरनमेंट में, तो आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। तो रेस्टिंग फेस इज़ द सेकंड वन। थर्ड थिंग इज़ जब आप किसी के सामने बैठ रहे हैं, तो आप पहले से नोट करके रख लें कि 1 इंसान है या 2-3 लोग हैं। तो मान लीजिए ये पैनल इंटरव्यू है। मेरे साथ कुशल है, मेरे साथ देवेश है, मेरे साथ वरुण है, मेरे साथ हितांशी है, 4 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मुझे क्वेश्चन 1 ने पूछा, तो मैं आई कॉन्टैक्ट हर किसी के साथ कर के आंसर करूँ। ये भी एक चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो जिसने क्वेश्चन पूछा उसी को आंसर देते रहते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं आप ही को देख के आंसर दूँगी, जस्ट टू सी इफ यू आर एक्सेप्टिंग माय आंसर और नो। पर 3-4 लोग में अगर मैं हर किसी को आंसर दे रही हूँ, तो हर किसी को लगेगा वाह! क्वेश्चन उसने पूछा पर ये हमें देख रही है, ओके। एंड एक कंपाउंड मतलब वो इंटरेस्ट कंपाउंड इफेक्ट बनता है उसकी वजह से। तो सभी लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा कि अरे ये तो सबकी हर किसी से देख के बात कर रहे हैं। तो हर किसी से आई कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है इन केस इट इज़ अ पैनल इंटरव्यू। देन नेक्स्ट इज़ जब कोई सवाल पूछ रहा है और आपको जवाब नहीं पता, तो उसमें ना घुमाना नहीं चाहिए। घुमाना नहीं चाहिए और सीधे-सीधे बोल देना चाहिए ये तो मुझे पता ही नहीं था, बट आई कैन ट्राई। मैं गेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और नहीं आया तो सिंपल बोल देना चाहिए। जब हम घुमाते हैं सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता है कि वो घुमा रहा है। तो उससे क्या है एक बहुत खराब इंप्रेशन चले जाता है। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नहीं करना चाहिए। पर अगर किसी ने ये वीडियो देखा तो उनको लगेगा अच्छा हाथ तो लगाने या उन पे उनको कुछ तो काट रहा है। तो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं और फिर वो और एंग्जायटी फ़िल्ड हो जाएँगे। नहीं, तो इतना नहीं करना है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है तो ये कर लो। पर मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा मत करो। हाथ हिला के बात करना इज़ कंसिडर्ड एज़ अ साइन ऑफ ऑनेस्टी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाथ हिला के बात करो तो आप ऑनेस्ट ही हो। तो जब आप कुछ बोल रहे हैं, तो उसको बॉडी लैंग्वेज में इलस्ट्रेटर्स बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यूजुअली हाथ यूज़ करके बात करना इज़ कंसिडर्ड एज़ अ गुड साइन। बट अगर नहीं हो रहा है जनरली नेचुरली तो नहीं करना चाहिए। यू डोंट हैव टू फोर्स। आपको अपना जनरल बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए और उससे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करके आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए। एंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना जनरल बिहेवियर या नेचर ही ऐसे रखो कि तुम्हें कभी भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए तो यू आर ऑलवेज रेडी। मैंने आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था, रिस्पॉन्स लेटेंसी आपने एक्सप्लेन हाँ, किया था कि अगर कोई एक रैंडम नया क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो 1 या 2 सेकंड का टाइम लगता है सोचने के लिए, उसको रिस्पॉन्स लेटेंसी बोलते हैं एंड देन उसके बाद आप आंसर देते हो। आपने वो रील में बताया था कि इमरान हाशमी को एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज़ अ प्लांटेड क्वेश्चन बिकॉज़ उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया एंड ही नॉडेड द हेड व्हेन मुस्लिम वर्ड वाज़ देयर एंड तुरंत उन्होंने काउंटर कर लिया। तो इंटरव्यूज़ के केस में भी डू यू रिकमेंड कि कोई कैंडिडेट अगर जा रहा है तो अगर एक ऐसा नया क्वेश्चन आ गया, तो 2-3 सेकंड का पॉज़ लो एंड देन आंसर करो। या आई वुड सजेस्ट दैट बिकॉज़ अगर पहले ही आपने आंसर कर दिया तो इतना तो हर किसी को पता रहता है कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दे हैव कम। बीइंग प्रिपेयर्ड इज़ गुड बट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ नॉट गुड। तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको अच्छा बिहेवियर रखना है, आपको स्माइलिंग फेस रखनी जैसा कि आप है वैसे ही। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे टाइम लीजिए जैसे कि आप सच में सोच रहे हैं। भले ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे तो अभी-अभी पता है, बट टेक टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओके एंड देन यू से दैट। तो ऐसा लगेगा सामने वाले को अरे हाँ, हाँ, सोच के जवाब दे रहा है रादर देन रट्टा वाला है। हुँ। तो हाँ, ये चीज़ है रिस्पॉन्स लेटेंसी के बारे में। तो आपने जैसे रणवीर के बारे में बताया दैट द लिसनिंग फेस आल्सो हैज़ टू बी लाइक वेरी प्रेजेंटेबल एंड यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ आपका लिसनिंग फेस कैसा है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ओके। आपने राज शमानी के साथ 2 पॉडकास्ट किए हैं, मैंने राज के हैंडल पे देखे, वन इज़ एट 2.7 मिलियन व्यूज़, वन इज़ एट 1.1 मिलियन व्यूज़। आपने रणवीर को भी क्लोज़ली एनालाइज़ किया है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉडकास्टिंग स्टाइल व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एंड राज शमानी? हुँ, र रणवीर रणवीर आई फील इज़ he needs to learn a little bit more in terms of how to say things, not what to say. What to say, तो definitely he would have learned anyway. But how to say. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको शुगर कॉस्मेटिक्स की जो फाउंडर है विनीता सिंह। विनीता, सो वो आई थी एंड शी सेड इट
in a very serious tone. ठीक है, कि the first time Shark Tank had come, there was this mega trend that I look like राजू की मम्मी from Three Idiots. तो ये वो बोल रही हैं, and Ranveer started ha 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 ha. He laughed, okay? And मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे आपको देखना चाहिए कि आपका जो गेस्ट है या जो भी है, जनरली whoever is talking to you, वो किस फेस के साथ बोल रहा है। अगर मैंने ये बोला होता, देयर वाज दिस मेगा ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी, देन यू लाफ। बट इफ आई एम सेइंग देयर वाज दिस मेगा ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी, so I'm serious. So this is where mirroring works as a host, which Raj knows very well, and Ranveer needs to learn that. तो आपको ये समझना है कि तो राज looks at a person's facial expressions, body language a lot, and then he questions. तो राज के उसमें ना आपको वो वैसे सिनेरियोस बहुत कम मिलेंगे कि वो कुछ गलत जगह हंस रहे हैं या ऐसे कुछ। ही laughed a lot at खान सर वाला वीडियो, which is fine. खान सर वैसे है भी कि he keeps saying things and which makes you laugh. But रणवीर के शो में और पॉडकास्ट में there have been scenes or events where he said something where he was not supposed to. He said it in a manner he was not supposed to. So I think he lacks a little bit of body language decoding understanding. Usually हर किसी के पास होती है, आपको थोड़ा और तराशना रहता है उसको। तो आपने जैसे राज के पॉडकास्ट के लिए आई थिंक आपने 4.5 आवर्स 5 घंटे स्पेंड किए होंगे टू हाँ, शूट दैट एंटायर हाँ। एपिसोड। तो उस पर से ऐसे क्या 2 या 3 चीज़ें आपने जो आइडेंटिफाई की कि हाँ, ये बॉडी लैंग्वेज क्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ही लाइक वेलकमिंग एंड दिस दैट इज़ समथिंग व्हिच यू रियली लाइक्ड अ लॉट? For example, the moment Raj entered the room, he interacted, he talked in a manner as if he knows you. ठीक है, तो वो अच्छा लगा। दैट इज अ पार्ट वेयर आई फेल्ट ओके, ही इज अप्रोचेबल, एंड वी टॉक्ड फॉर 5 hours एंड ओनली फॉर दोस 5 hours। उसके ना पहले मिले हम ना, वो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक ही अरेंज फॉर द कैब एंड स्टफ। बट मुझे ऐसा लगा कि द वे ही टॉक्स, इट फील्स लाइक ही नोज यू। ऑल्सो बिकॉज द टीम, ही हैज अ वेरी गुड टीम, वो भी अच्छे से अपना होमवर्क करके सब देते हैं। सो ही वाज रेफरिंग टू नोट्स व्हाइल ही वाज आस्किंग क्वेश्चन। तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि हाँ, कि अच्छा उनको ऐसे पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या बोलो, क्या क्या पूछो, कहाँ पढ़ाई हुई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो चीज अच्छी लगी मुझे, जो मिल करके द वे ही मेट एंड इंटरैक्टेड। सो टेल मी वन थिंग, नाउ लेट्स से यू सेड दैट ऐसे मुँह पे अगर बहुत बार ऐसे हाथ लगाओगे तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ साइन ऑफ नर्वसनेस। यस। आई एम आस्किंग फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल बहुत बार मेरा ये हाथ जो होता है इधर होता है ऐसे, एंड देन आई टॉक टू द गेस्ट लाइक दिस, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम नर्वस राइट नाउ, इट्स जस्ट दैट आई हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग माई 2 fingers on my face, and just this is the style which I talk to most of the guests. So do you think this is also a sign of nervousness, or how should I improve if this is a sign of नहीं, नहीं। तो एक चीज़ जो मैं हर जगह गाते रहती हूँ, वो ये कि किसी भी चीज़ को ना हमें ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। व्हेन आई से हाथ लगाने का साइन इज़ नर्वसनेस, तो वी कॉल इट पैसिफायर या सेल्फ सूदिंग जेस्चर। तो ये हम अपने आप को काम डाउन होने के लिए करते हैं। नाउ व्हेन यू डू दिस, दिस इज़ अगेन जनरली इट्स अ साइन ऑफ वो इंटेंस थॉट प्रोसेस या बहुत डीपली कोई ध्यान दे के सुन रहा है। और हर किसी का एक अपना तरीका होता है, बात सुनने का या नॉड करने का या क्वेश्चन पूछने से पहले। जैसे राज का ये है, so I saw him doing this and then I said कि this is a self hushing gesture. So he said नहीं, this is not a self hushing gesture, because मैं कुछ और सोच रहा था। तो ठीक है। Now point is, whenever you are doing this and you're asking questions, चाहे 2 उंगली हो चाहे 3 उंगली हो, if you are comfortable and if it is not looking awkward, it is totally fine. What would have been awkward? This. So कानन मुझे बताइए कि आप now this is an awkward gesture. Why would you do something like this? एक वीडियो देखा था मैंने सद्गुरु का और विजय देवरकोंडा। हाँ, तो उन दोनों का वीडियो था। तो ही वाज़ डूइंग दिस व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन टू सद्गुरु, एंड सद्गुरु ने बोला कि क्या कर रहे हो तुम ऐसे-ऐसे करके? तो विजय ने शायद बोला, इतना याद नहीं है, बट ही सेड कि नहीं, ये करने से मुझे अच्छा, मतलब मैं सोच सकता हूँ। तो सद्गुरु ने फिर कहा कि मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी है, मैं तो ऐसा-ऐसा नहीं करता। तो ये क्यों कर रहे हो? तो दिस इज़ आल्सो अ साइन दैट यू आर थिंकिंग।
ये करना, या तो यहाँ ये करना। तो इस एरिया में जितना कम टच करो, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग, दैट इज़ बेटर। अवॉइडिंग इज़ मच बेटर। सो कमिंग बैक टू द कॉर्पोरेट थिंग एंड कमिंग बैक टू द जॉब थिंग, तो अभी हुँ, जैसे इंटरव्यूज में आपने बताया कि ओके ये नर्वसनेस ऐसे अवॉइड करना है। लेट्स से अगर जॉब मिल गया, ओके, एंड देन जॉब अभी शुरू हो गई, मैनेजर और एम्प्लॉय के कॉन्वर्जेशंस है, तो ये कॉन्सिक्वेंस या ये पॉइंट पे इज देयर एनी स्पेसिफिक डे कि लेट्स से अगर मेरा फर्स्ट डे जॉब में या तो मेरा फर्स्ट मंथ है एक्सेट्रा, तो कैसे क्यूज होने चाहिए, या तो क्या गलतियां यूजुअली एम्प्लॉयज करते हैं मैनेजर्स के सामने, और कैसे उनको मतलब कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना चाहिए? हुँ। द फर्स्ट मैं वो बता दूँगी जो मैंने गलतियाँ की हैं और जो मैंने सुनी भी है। बहुत जल्दी घुलना-मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हैं काम करने, जो भी आपके फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं ना, रेयरली वही आपके लास्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, आपने नोटिस किया होगा जिसके साथ आपकी पहली दोस्ती होती है ना, वो फिर थोड़े टाइम बाद छूट जाता है, फिर आपको एक नया दोस्त मिलता है। तो ये यूजुअली लोग गलतियाँ करते हैं कि वो बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं। ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वर्क प्लेस में जाएँ, तो किसी 1 या 2 के साथ अटैच मत होइए। शुरू-शुरू में आपकी दोस्ती हर किसी के साथ होनी चाहिए। जैसे जिनका भी चाय-सुट्टा ब्रेक होता है, तो किसी एक को अपना सुट्टा पार्टनर मत बनाओ, किसी एक को अपना लंच पार्टनर मत बनाओ, क्योंकि उसके साथ फिर धीरे-धीरे आप एसोसिएट हो जाते हैं। तो शुरू में वो एकदम ब्रॉड होना चाहिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एनालाइज़ कीजिए कि कौन अच्छा है, एंड देन इफ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फ्रेंडशिप, देन यू कैन गो अहेड। बट तो ये पहली गलती। दूसरी ये कि जब आपसे कोई पूछे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि आपको लगता है वाओ! कितना अच्छा है, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, आप सब बता देते हैं, नहीं, नहीं मेरी तो गर्लफ्रेंड है, नहीं, नहीं हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ नहीं बताना उस टाइम पे। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना है कि अरे आई हैव जस्ट जॉइन्ड, धीरे-धीरे बता दूँगी या तो धीरे-धीरे पता लग ही जाएगा, इस टाइप से टाल देना। बिकॉज़ हमें नहीं पता कौन इंसान किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से बाद में यूज़ करेगा। थर्ड थिंग, इम्प्रेशन जमाने की कोशिश ना करना। ये भी लोग करते हैं कि अच्छा नया-नया ऐसे इम्प्रेशन बना दूँगा सबके सामने, तो उसमें क्या हम ओवर कर देते हैं। तो हम ओवर पोलाइट हो जाते हैं, ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, ये नहीं करना है। तो इस टाइम में ना हमें यूज़ करना है एक रेगुलेटर। तो रेगुलेटर यूजुअली लोगों के पास ना स्विचेस होते हैं, रेगुलेटर नहीं होते। तो स्विच ऑन मतलब एकदम जोर-जोर से काम, स्विच ऑफ मतलब पूरा ही डेड। तो हमें रेगुलेटर यूज़ करना है। तो आप फर्स्ट फर्स्ट दिन में ऑफ़िस जाए तो अपना रेगुलेटर 2 में रखो। अप्रेज़ल आते-आते के टाइम में 5 में चले जाओ। फिर जैसे ही आपका अप्रेज़ल प्रमोशन हो जाए फिर 3-4 में आ जाओ, और अगर निकलने वाले नोटिस पीरियड में तो 1-2 में आ जाओ। सो रेगुलेटर यूज़ करना चाहिए। और लाइक आई सेड, शुरू-शुरू में इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम शुरू में किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ कर देते हैं और वही हमारा फिर बेसलाइन बन जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो है जॉइन करने के बाद अभी लेट्स से कुछ अगर टॉक्सिसिटी होती कंपनी में, या तो लेट्स से उनको मैनेजर ने कुछ काम दिया है, बट वो लोग काफ़ी बार झूठ बोलते हैं एंड देन बोलते हैं कि ओके आई हैव टू गो समवेयर एटसेट्रा, और आई हैव फॉलन सिक एटसेट्रा, एंड देन मैनेजर को झूठ बोल के वो बोलते हैं कि अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, सिक लीव ले लेते हैं एटसेट्रा। इफ लेट्स से समवन वाज़ वाचिंग दिस एंड उनको फिगर आउट करना है कि ये एम्प्लॉयी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो क्या ऐसे बॉडी लैंग्वेज क्यूज़ हो गए कि लेट्स से हाँ, ये देख के मुझे समझ आ रहा है कि अभी ये झूठ बोल रहा है और दिस इज़ अ लाई? ये मुश्किल है, बट जो आसान है वो ये कि आपको विथड्रॉल्स देखना है। तो कोई इंसान ना झूठ बोलने से पहले विथड्रॉ करता है। अगर हम विथड्रॉल में किसी को पकड़ लेंगे तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी। मतलब? बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोलीग हैं, ठीक है? और मैं एक भयानक टॉक्सिक बॉस वर्ड अच्छा लगता है मुझे, तो मैं बहुत टॉक्सिक बॉस हूँ। तो मैं आपको बहुत सारा काम दे रही हूँ, आप पे चिल्ला रही हूँ। तो पहले-पहले जब आपने जॉइन किया था, बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम में जब मैं आपसे बात करूँगी, तो आपके सेंटेंसेस चेंज हो जाएँगे 1 वर्ड 2 वर्ड्स में। नाउ दीज़ आर द विथड्रॉल। धीरे-धीरे मुझे, अगर इफ आई एम इंटेलिजेंट इनफ, मुझे पता चल जाएगा कि कुशल इज़ गेटिंग कट फ्रॉम मी। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विथड्रॉल्स में जा रहे हैं कि मैं इमोशनली विथड्रॉल हो जाऊँगा उस चीज़ से। तो जितने भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं, टॉक्सिक मैनेजर्स हैं और ऐसे भयानक कोलीग लोग हैं, सबके साथ विथड्रॉल वो आता है। पहले लेट्स से चाय ब्रेक में हर कोई साथ जाते थे। धीरे-धीरे हफ्ते में 2 बार 3 बार हो गया।
पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट जब विथड्रॉल्स होने लग जाएँगे, उसी चीज़ को नोटिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो झूठ बोलने की नौबत आएगी ही नहीं। तो एक ये चीज़ और दूसरा ये चीज़ कि फीडबैक लूप। हमारे देश में यूजुअली क्या है कि सिर्फ ऊपर वाला ही नीचे वाले को फीडबैक देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को फीडबैक नहीं देता। मैं फीडबैक दे दूंगी कि भाई तुम ऐसा ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन नीचे वाला फीडबैक मुझे नहीं देगा कि तुमको भी ये चीज चेंज करना है। तो अगर डबल साइड फीडबैक होगा ना तो भी बेटर होगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है एक बार वो टॉप में पहुंच जा रहे हैं तो वो कुछ भी करेंगे तो वो चल जाएगा, और उस चक्कर में वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। अगर फीडबैक मिलता रहेगा तो वो भी काम करते रहेंगे। तो जब एक मैनेजर को लग रहा है कि कोई झूठ बोल रहा है, तो रादर देन सेइंग कि मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तू सिक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उनको ये बोलना चाहिए कि अच्छा लास्ट कुछ टाइम में ऐसा हुआ क्या कुछ, जिससे कि तुम विथड्रॉ कर रहे हो, या मुझे मैंने ये नोटिस किया कि यू हैव नॉट बीन योरसेल्फ। दिस साउंड्स लाइक ही इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आई वांट टू अंडरस्टैंड रादर देन आई वांट टू ब्लेम। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है गिल्ट, एक होता है शेम। अगर एक इंसान को आप शेम फील करवाएँगे, तो द पर्सन विल क्लोज़। अगर एक इंसान गिल्टी फील करेगा, द पर्सन विल ओपन अप। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे, द पर्सन स्टार्ट्स टू फील गिल्टी, द पर्सन विल ओपन अप। बट लेट्स से अगर मुझे आइडेंटिफ़ाई करना है कि हुँ। एक सामने मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई कॉलीग है, कोई भी है, उसने अगर झूठ बोला है, तो क्या ऐसे क्यूज़ मुझे पता चलने चाहिए कि हाँ, अगर इसने ये ऐसा कुछ किया तो इससे ऐसे लगेगा कि हाँ, इसने झूठ बोला, लाइक हाउ टू स्पॉट अ लायर? हुँ, लायर को स्पॉट करना इज़ इट्स लेट्स से अ 7 स्टेप थिंग, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप ये कि आपको पता रहेगा कि जब ये सच बोलता है, तो ये कैसे दिखता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं बेसलाइन। सेकंड इज़ जब कोई न्यूट्रल टॉपिक से हट करके कोई और टॉपिक आता है, तब ये कैसा बिहेव करता है। तो कोई कोई इंसान जैसे कटरीना कटरीना कैफ, व्हेन शी इज़ एंग्ज़ियस और शी इज़ स्ट्रेस्ड आउट, हर ब्लिंकिंग रेट इंक्रीज़ेस अ लॉट। तो ये बहुत ईज़ी टेल साइन है। हर किसी का टेल साइन होता है, ठीक है? थर्ड स्टेप इज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि तुम मतलब कुछ मुझसे छुपा रहे हो क्या? तो ऐसे डायरेक्टली पूछ लेने से इंसान डर जाता है। फोर्थ स्टेप इज़ टू नोटिस द फर्स्ट 4 सेकंड्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है? कि क्या तुमने मुझे कुछ छुपाया? एंड सडनली यू से नहीं मैंने क्या छुपाया? नहीं तो अच्छा ना हाँ, तो देन यू सी अ लॉट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। फिफ्थ स्टेप इज़ आस्किंग अगेन एंड चेकिंग द बिहेवियर। अगर पहले से ये वाला चेंज हो गया, तो डेफिनिटली अ पर्सन इज़ लाइंग। हाँ, सिक्स्थ इज़ अगेन टेकिंग अ वर्बल और नॉन वर्बल कन्फर्मेशन। ये कैसे करेंगे हम? उनका चेहरा देख करके, उनको पढ़ करके। हाँ, जैसे कि कल रात को कहाँ थे तुम? और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने देख लिया 4 पहले 4 सेकंड में ब्ला-ब्ला-ब्ला। वो सोच करके अब कोई और जवाब। नहीं, नहीं मैं बस जानना चाहता हूँ कल रात को कहाँ थे? अब जब आएगा आंसर, ये पहले के मुकाबले चेंज हो चुका होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू आस्क डायरेक्टली, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तो व्हेन समबडी आस्क डायरेक्टली झूठ बोल रहे हो, वो मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली कोई थोड़ी बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो शांत हो जाएँगे, या फिर अगर आपको सवाल नहीं पूछना है, देन द सेवेंथ स्टेप इज़ साइलेंस। आप शांत हो जाइए। जब वो बोले तो चुप रह जाइए और उनको देखते रहिए। तो क्या होता है, जो झूठ बोलता है ना, वो साइलेंस से बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। सो दे विल एंड अप स्पीकिंग मोर और सम जस्टिफिकेशन समथिंग। तो साइलेंस इज समथिंग दैट विल पुट द फाइनल नेल ऑन द कॉफिन। सो लेट्स से अगर एक कोई कॉर्पोरेट में ही है एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में 2 लोगों का वहाँ पर अफेयर है। हाउ डू यू स्पॉट कि क्या क्यूज़ ऐसे हो गए कि आपको पता चलेगा कि कोई कॉर्पोरेट में, ऑफ़िस में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? ये तो बहुत आसान है। हाँ, हुँ। मैं आपको एक कितना और चीज़ इंस्टेंटली आपने आंसर दिया इसका। बताती हूँ, क्योंकि ना मुझे एक एक वो याद आ गया, एक सिचुएशन। ये मैंने शायद पहले भी कहीं पे बोला है। तो एक जगह मैं इंटरव्यू देने गई थी, एक बहुत बड़े कंपनी में। वो पैनल इंटरव्यू था, ठीक है? तो उसने मुझे पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू करके, एक पर्सन जो था। मैंने कहा बिकॉज़ आई कैन डिकोड बॉडी लैंग्वेज। तो बोला कि ये मतलब, तो ना ही गेव मी अ कंटेम्प्ट लाफ लाइक। हाँ, अब इसका मतलब होता है वन ऑफ द 3 थिंग्स। या तो इट इज़ अ डिसबिलीफ, वो मान ही नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं, या तो ही इज़ फीलिंग सुपीरियर,
या तो वो मुझे इंफीरियर सोच रहा है। इन दिस केस दिस वाज डिसबिलीफ। तो बोला इससे क्या होता है? तो मैं भी उस टाइम में मैंने नया-नया सीखा था डिकोडिंग एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा हाँ, आराम से बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे तो बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग के। तो मैंने भी अपने टशन में बोल दिया कि जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये आपके साथ जो 2 लोग बैठे हैं, इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। तो वो दोनों पूरा हड़बड़ा गए जो लोग बैठे थे। बोले कि व्हाट? तो मैंने कहा हाँ देखिए, सिंस द टाइम वी हैव बीन हियर, योर बॉडी हैज़ बीन अलाइन्ड विथ ईच अदर। देयर इज़ अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी आल्सो। क्योंकि अब पैनल है, अब पैनल में कैसे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होगा? तो कहीं न कहीं 2 लोगों का हाथ नज़दीक में रहेगा या थोड़ा कंधा पास में रहेगा, बॉडी अलाइनमेंट नज़दीक रहेगी। तो ऐसे और फिर वो लोग बात कर रहे हैं और लड़की ये कर रही है, हँस रही है। तो देयर वर मल्टीपल क्यूज़ वेयर आई गॉट टू नो। ऑब्वियसली आई वाज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब। और उस दिन मुझे एक और लेसन समझ में आया कि हर जगह तुमको शर्लॉक होम्स बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पूछा जाए सिर्फ वहीं शर्लॉक होम्स बनो। नहीं, बट व्हाट इफ उन दोनों का एक्चुअली नहीं चल रहा होगा एंड दैट वाज़ द रीज़न फॉर नॉट सिलेक्टिंग यू? अरे नहीं, नहीं। तो ये यही चीज़ है। तो आपको ज़बरदस्ती घुस करके किसी के भी पर्सनल लाइफ में नहीं वो करना चाहिए। बट कुछ-कुछ क्यूज़ हैं, जैसे कि फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी बहुत होती है नज़दीक। हुँ? 2 लोग जब करीब आते हैं, तो भले ही दूर मतलब कैसे कैसे फ़ोटो कोई फ़ोटो है क्या? मतलब सो डिस्टेंस ऊपर से देखने में उनका डिस्टेंस शोल्डर टू शोल्डर ज़्यादा होगा, बट पाँव टू पाँव नज़दीक होगा, राइट? जब भी वो लोग बात करेंगे, तो 1.5 से 2 फीट के अंदर में खड़े होके बात करेंगे। अब उस सिर्फ इसी को देखने से हर कोई जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो तो फिर उसका अफेयर ही होगा। तो ये गलत चीज़ है। आपको कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए उस टाइम में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ जब हँसते हैं सभी एक साथ, तो जिसका जिसके साथ अफेयर होगा, वो उसी को ही देख के ज़्यादा हँसेगा या लाइकिंग होगी तो। ओह! हाँ, हाँ। सो देयर इज़ दिस सीक्रेट आई कॉन्टैक्ट ऑलवेज़। और अभी तो मैंने एक रिसेंटली पढ़ा, ग्लीडन नाम का एक ऐप है, व्हिच इज़ अपैरेंटली ट्रेंडिंग मोर फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, हाँ, दैट्स एन ऐप नाउ फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ऐप है? येस, तो ये येस। क्या करता है ये ऐप? तो जैसे कि अभी जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में खुश नहीं है, तो वो ये ऐप डाउनलोड करेगा। माय कोई गॉड! और जो अपनी शादी में खुश नहीं रहेगा या कमिटेड रिलेशनशिप में, दे विल आल्सो बी देयर। एंड इट्स अ डेटिंग ऐप फॉर कमिटेड और मैरिड पीपल। माय और गॉड! अपैरेंटली सबसे ज़्यादा डाउनलोड बैंगलोर में हुआ है। अच्छा, क्यों हुँ, बैंगलोर में? वहीं पे ऑफ़िस भी तो बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो हाँ, स्टार्टअप कल्चर, हसल कल्चर ज़्यादा है ना वहाँ पे इसलिए। लोग ऐसे हसल कर रहे हैं फिर। अब ट्रैफिक में फँस गए, क्या करें? अभी घर में पता नहीं कब तक पहुँचूँगी, तो उससे अच्छा भई किसी और से बात ही कर लूँ तब तक। सो या अफेयर्स जो ऑफ़िस में होते हैं या कहीं और, तो इस तरह से पता चल सकता है। आपने आई थिंक इस पे इसके रिलेटेड एक रील भी बनाया था एक तुझे कुत्ता बोला सिंड्रोम राइट? क्या है वो ऑडियंस को बताओगे? बता रही हूँ। जैसे मेरा ये मानना है कि इफ आई नो माई सेल्फ, तो मुझे और कोई तीसरा कुछ बुरा बोल देगा, तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए बिकॉज़ आई ऑलरेडी नो माई सेल्फ। जैसे अभी राजपाल यादव के बारे में बात हो रही है कि अच्छा उनका बुरा टाइम चल रहा है, समबडी इज़ हेल्पिंग, समबडी इज़ कमेंटिंग। और सौरभ द्विवेदी ने वो बोल दिया कि आपको डॉलर के पैसे जितने भी हो आपको उतने पैसे लौटाने पड़ेंगे। उसके बाद का जो वो फेज़ था ना ऑफ राजपाल यादव, इफ यू जस्ट सी, ही वाज़ ही कुड नॉट स्पीक। तो जब हमें नहीं पता चलता ना, तो हम एक जो एक्सप्रेशन है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दैट इज़ स्माइल। आपको जितना भी बुरा लगे, जितना भी दुःख हो, जितना भी गुस्सा है, सबसे पहले हम हँस देंगे उसको कवर करने के लिए। तो जैसे ही राजपाल जी के सामने ये बोला गया, ही वाज़ टोटली डम्बफाउंडेड, ही डिडन्ट नो व्हाट टू से। तो ऐसे चुप हो गए, तो वो हँस रहे थोड़ी देर वैसे। एंड देन ही स्पोक। उसके बाद इस चीज़ पे भयानक ट्रोलिंग हो गई कि अरे सौरभ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, द्विवेदी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद आई सॉ दिस रील ऑफ अगेन राजपाल यादव सेइंग दैट वो लोग मेरे भाई जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ही नहीं बोला। तो तब मुझे ये चीज़ आया कि जब आपको थर्ड पर्सन कोई बोल देता है, "अरे यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये क्या मतलब है?" तब आपको बुरा लगता है। तो अगर आपको पहले से बुरा लग रहा है उस चीज़ में, तो आपको तभी तुरंत-तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, रादर दैन बाद में जो एक्ट करेगा। तो दिस इज़ द तुझे कुत्ता बोल दिया सिंड्रोम।
मैं अगर जानती हूँ कि ये चीज़ मुझ में है और मुझे बुरा लग रहा है या ऐसे कुछ और कोई और मुझे बोल देगा तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग जाएगा, इज़ वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है अगर तुम्हें पता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुमको डील करना आ जाना चाहिए अभी तक। रादर देन अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेट्स से एक किसी का डिवोर्स हो गया सोसाइटी में, इट्स अ टैबू और उस इंसान को कोई बोल दे कि अरे तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया ना, क्या हुआ? अब उस इंसान को अगर बुरा लग जाए, सो दैट इज़ वेयर द दिस पर्सन नीड्स टू लर्न कि तुमने वो डिसीजन फॉर व्हाटएवर रीज़न यू हैड टेकन दैट डिसीजन, नाउ डेवलप अ skill set or a thought process where it should not matter to you anymore because it's a third person. विद्या बालन ने बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल किया एवरी टाइम एंड शी वाज टेलिंग इन दैट वन वीडियो दैट इवन व्हेन आई वाज एट माय थिनेस्ट आई स्टिल फेल्ट दैट आई वाज फैट क्योंकि वो हर इंसान को इतना बोल दिया जाता है तो मोटे हो मोटे हो मोटे हो मोटे हो तो वो चीज वो डेवलप कर लेते हैं। तो किसी ने ना विद्या बालन को एक सवाल पूछा, आपको थोड़ा वेट लूज करने की जरूरत है। सो शी सेड आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाउ दिस इज समवेयर वेयर शी हैज एक्सेप्टेड हरसेल्फ। तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेने से ना थर्ड पर्सन आपको कुछ भी बोला आपको बुरा नहीं लगेगा। आई थिंक एक बीमारी भी होती है जिसको बीडीडी बोलते हैं, आई थिंक बॉडी डिस्मॉर्फिया, जहाँ पर बेसिकली आपको आपके पास देखने के लिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे फेस में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप या तो 3 से 8 घंटा दिन में स्पेंड करते हो जस्ट अबाउट थिंकिंग कि हाउ कैन आई मेक माई फेस बेटर एट्सेट्रा, और हाउ कैन आई मेक माई बॉडी बेटर, या तो आप बेसिकली मिरर के पास देखते ही नहीं हो बिल्कुल भी, बिकॉज यू आर वेरी अशेम्ड ऑफ जस्ट लुकिंग एट योर फेस और लुकिंग एट योर बॉडी अगेन एंड अगेन। एंड ये प्रॉब्लम जो है ना अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ट्रू इंस्टाग्राम, ट्रू जहाँ पर पीपल आफ्टर लाइक लेट्स से लुकिंग एट ऑल द थिंग्स which are happening on social media, they are conscious about their body image, their basically body personality and all of that। तो मैं बस ये मतलब पढ़ रहा था कि ये बीमारी जो है यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज के डेट में। इसके पीछे एक और रीज़न है कुशल। हमारे अभी बढ़ नहीं रही है। आई फ़ील कि अब लोग जान रहे हैं, थी तो पहले से ही। बिकॉज़ हमारे आप पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, यूजुअली मैंने ये नोटिस किया है, हर कोई जब अपने टीनेज फ़ेज़ में होता है ना, तो उसको एक ना निकनेम दे दिया जाता है, बेस्ड ऑन हाउ द पर्सन इज़ लुकिंग। और कोई मतलब वो तो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो है नहीं हम कि सब सेम ही दिखेंगे। हर किसी का जेनेटिक्स अलग है, हर कोई अलग-अलग दिखता है। काला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, पिंपल्स हैं, बाल कम हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। आपके चश्मा लगा था कभी? हाँ, है मुझे चश्मा। आपको बोला गया था कभी? चश्मिल्ला, डबल बैटरी, पता नहीं क्या-क्या? हाँ, स्कूल में बोलते थे बैटरी। हाँ, तो कुछ ना कुछ लुक्स से रिलेटेड ना एक चीज़ आपको बोल दिया जाता है। अनफॉर्च्युनेटली मैक्सिमम टाइम ये घर से शुरू होता है। हुँ? इस पे भी मैंने एक छोटा-सा रील बनाया था कि जैसे कि एक बच्ची है उसको ना प्यार से सभी मोटू-मोटू बोल रहे हैं। तो एक रील बनाया था ऐसे कि अरे मोटू इधर आजा, मोटू पानी दे दे। तो वो ना अपने आप को हमेशा आईने में देख रही है, अपने आप को नोटिस कर रही है। पर वो जाके जब अपने मम्मी-पापा से पूछने जाती है तो मम्मी-पापा के पास उतना टाइम नहीं है कि उसको देखें। तो जब उसकी माँ उसको डाँट के भगा देती है, तो वो सीधा फ्रिज में जाती है और जाकर के सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल निकाल के पीने लग जाती है। और जब वो फ्रिज बंद करती है, तो वो एक बड़ी और मतलब अच्छी खासी मोटी लड़की बन चुकी रहती है। सो दैट वाज़ माय रील कि दिस इज़ हाउ इट मैटर्स। तो छोटे टाइम में जैसे अभी मेरी बेटी 6 महीने की है। हो जाएगी 25th अप्रैल को। तो उसका रंग बहुत साफ है। तो मेरे घर में ना ऑलरेडी बोलने लगे, "ये तो तेरी बेटी लगती नहीं है, ये तो तेरी बेटी कहाँ से दिख रही है, तेरा चेहरा तेरा रंग अलग है, इसका रंग अलग है।" सो आई वाज़ वेरी मच ऑब्जर्वेंट ऑन दिस कि रंग-वंग की बात मत बोलो। किसी को भी अपने लुक्स पे ना ही घमंड हो, ना ही उसको बुरा लगे कि भई मेरे दाँत बड़े हैं तो नहीं मैं किसी एंगल से कम हूँ या तो मेरा रंग बहुत साफ है तो मैं बहुत अच्छा हूँ। एक जैसे एक मेरा दोस्त है वो ही इज़ 6 फीट 2 इंचेस। हर किसी को वो छोटू-छोटू बोल रहा था और उसको अपने हाइट का बहुत घमंड था। पर तुम्हें वो भगवान ने दिया है। व्हाई आर यू फीलिंग प्राउड अबाउट इट? यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू गेट दैट हाइट। इट्स योर जेनेटिक्स। सो हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत पहले से बोल दिया जाता है और टीनेज टाइम इज़ अ टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है घर से, कि बेटा कर लो तुम, बेटी कर लो मैं हूँ।
और आप उसी बेटी को होते, तू तो काली हो गई है, तुझे प्रपोजल कहाँ से मिलेगा? ये आप उस बच्चे को बता रहे हैं। तो वो बेचारी बड़ी होगी अपने आप को समझाने के लिए कि अच्छा नहीं, मुझे गोरा दिखना है, गोरा दिखना है, गोरा। देयर इज़ अ रीज़न फेयर एंड लवली का इतना बड़ा मार्केट था अपने देश में। सो बॉडी डिस्मॉर्फिया अब नज़र में आ रहा है बिकॉज़ सोशल मीडिया आ गया। था वो पहले से ही। एक और चीज़ बताती हूँ। माय फादर वोंट लाइक इट, बट मेरे पापा का ना एक मेरे उनके दाँत में गैप था। ऐश्वर्या राय के भी दाँत में गैप था, इफ यू सी हर अर्लियर मूवीज़, ठीक है? तो यहाँ पे दाँत में गैप था। तो माय फादर बिकॉज़ ऑफ दिस गैप ही नेवर स्माइल्ड, क्योंकि उनका ना किसी ने मज़ाक उड़ा दिया था व्हेन ही वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड। तो ऐसे-ऐसे ऐसे एंड व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, उसके 2-3 साल बाद वो डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने इस चीज़ में गैप फिल करवा दिया। और एक दिन वो हँसे, तो मैंने देखा उनके दाँत को, मैंने कहा, "अरे! आपके दाँत का गैप कैसे भर गया?" तो उन्होंने कहा, "कौन-सा गैप? मेरे दाँत में कभी गैप था ही नहीं।" मैंने कहा, "झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे इसमें गैप था, मैंने देखा, आई हैव सीन यू राइट फ्रॉम माय बर्थ।" बोले, "नहीं, नहीं।" और नाउ ही स्माइल्स। किसी ने 8th स्टैंडर्ड में मज़ाक उड़ा दिया था, इसलिए उनकी हँसी ही चेंज हो गई, राइट? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, जो कलर, कम्प्लेक्शन, दाँत, स्किन, हाथ के बाल, माथे पे बाल, मतलब अगर टीनेजर लड़की है तो उसको पहले ही बोलने लग जाएँगे, "अरे तेरा मूंछ है, अरे तेरी मूंछ है।" अरे वो हार्मोनल चेंजेस है, कभी ना कभी वो भई अपना अपर लिप करवा लेगी, उसको कॉन्शियस मत करो। सो बॉडी डिस्मॉर्फिया हमेशा से थी, अभी वो बस नज़र में आ रही है। इनफैक्ट ये आई वाज जस्ट रीडिंग फ्यू वेरी शॉकिंग स्टैट्स। तो एक डिसऑर्डर ईटिंग इन इंडियन एडोलसेंट्स का सर्वे हुआ था एंड वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मोर इंडियन बॉयज़ 84% फील बैड अबाउट देयर बॉडीज देन इंडियन गर्ल्स, एंड इंडियन गर्ल्स 77% होती है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये बताया था कि एक और सर्वे था कि 43% ऑफ मैन ग्लोबली आर अनहैप्पी विथ हाउ दे लुक, एंड दिस नंबर इज ट्रिपल व्हाट इट वाज 25 ईयर्स अगो। एंड अगर मैं विमेन की भी, इंडियन गर्ल्स की भी बात करूँ, तो एक ऐसा सर्वे आया था जहाँ पर बताया था कि 8 in 10 इंडियन गर्ल्स, दे बेसिकली, although they have a perfectly healthy weight but they still want to lose weight, and it's contrary, boys का उल्टा होता है कि boys even if they have healthy weight they want to gain more weight. So this is what that survey was saying. And जो मैंने आपको बताया ना सोशल मीडिया का पार्ट, उसमें ये लिखा था कि अगर आपने सोशल मीडिया 3 हफ्ते से कट कर दिया तो 50% लोगों को बेटर फील होता है उनके बॉडीज़ के बारे में, बस बाय कटिंग 3 वीक्स ऑफ सोशल मीडिया। तो मतलब इतना ज़्यादा अभी जो ये हो गया ना कि सोशल मीडिया प्लस कि खुद के बॉडी के बारे में सोचना इतना ज़्यादा सीरियस हो गया, लाइक लोग इतना कॉन्शियस हो गए कि इट्स बेसिकली कॉजिंग देम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। सो इट्स वरीसम इज व्हाट आई फील। यस एंड मेरा एक और थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी आप किसी होटल्स में या कहीं पे भी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग, आप जैसे ही एंटर हुए आपको बहुत सुंदर पेंटिंग दिखी, ठीक है? आपको लगा वाह क्या पेंटिंग है, आप चले गए उसको नज़दीक से निहारने। अभी आप खड़े होकर उसको देख रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट आपको लगा हाँ यहाँ पे ये चीज़ इस कलर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, अरे उसने यहाँ पे पेंट नहीं लगाया, अरे उसने यहाँ पे, जितना ज़्यादा देखेंगे ना आपको उतनी गलतियाँ और दिखते जाएंगी। तो जब उसी चीज़ को हमने दूर से देखा हमें बहुत पसंद आई, पर नज़दीक जा कर के उसी चीज़ को जब हम निहारने गए और सराहना करने गए उस चीज़ की, तो हमें उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ न दिखने लग गई। यही होता है जब हम अपने आप को देखने भी लग जाते हैं। जैसे कि एक और थियरी मेरी कि जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, दे आर हाइली इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स, बिकॉज़ उनको लगता है कि बिना लैशेज़ तो मैं तो दिख ही नहीं सकती लोगों को। तुम्हारे लैशेज़ की वज़ह से नहीं, तुम कैसे बात करते हो, कैसे तुम स्माइल कर रहे हो, उसकी वज़ह से तुम लोगों को दिख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट योर लैशेज़। या तो मैंने देखा है कि लड़कियाँ अब पिंपल्स आ गए, उसपे 3-4 लेयर चढ़ा लिया, ठीक है, इफ यू आर शूटिंग फॉर अ सीरीज़ और समथिंग दैट्स डिफरेंट, बट उनका जनरल कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। It's because of the deep insecurity that they are having about their own body. Because आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं जिनको आप हमेशा स्क्रीन में देख रहे हैं, और वो क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, वो भी माल न्यूट्रिशन लोग हैं। मतलब अभी के टाइम पे आप गुच्ची वर्साचे का एक भी रैंप पे चलता हुआ मॉडल उठा के देख लीजिए, वो चलते फिरते हैंगर ही दिखेंगे। हाँ, विक्टोरिया सीक्रेट्स की मॉडल्स मतलब दे आर लाइक फुलर, बट बाकी सभी के मॉडल से चलते फिरते हैंगर्स, उनको रखा ही इसीलिए जाता है कि तुम्हारे ऊपर कपड़े डालने हैं, वो कपड़े अच्छा लगना है वो जरूरी नहीं है, कपड़े तुम्हारे ऊपर डालना है, तुम चल के जाओ। अब आप इसके साथ कंपेयर कर रहे कैसे होगा? सो आई रियली एडमायर प्रियंका चोपड़ा ऑन दिस। तो देयर वाज दिस सम वीडियो व्हिच आई वाज सीइंग,
तो शी सेड दिस, कैमरा में बोल रही थी, द फुल डे आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टू गेट इनटू दैट ड्रेस, ठीक है. द मोमेंट शी सेड दैट, शी आल्सो सेड व्हिच बाय द वे लिटिल गर्ल शुड नॉट डू. कैसे करके उसने एक डिस्क्लेमर दे दिया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, मतलब शी इज अवेयर कि ओ मैंने नहीं खाना खाया पूरे दिन से और मैंने ये ड्रेस पहना, तो उसके तुरंत बाद उसने कहा ओ व्हिच लिटिल गर्ल शुड नॉट डू. सो शी इज अवेयर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ऐसे आई थिंक जिस जो भी उस पोजीशन में है, जो थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अभी तो हम लोगों के लिए टर्म आ गया ना, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको पॉजिटिवली बताना चाहिए. जैसे ये बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया या इवन डिप्रेशन जो बोल रहे हैं. मैं कल गई थी सैलून में, हाँ, कल गई थी. वहाँ पे एक 4 साल की बच्ची आई थी फॉर हर हेयर कट. तो वो ना ऐसा कर रही थी. तो उसकी माँ ने कहा, "अरे यार, वो परेशान हो रही है, उसे ऐसा करो, फ़ोन दे दो." एंड शी वाज़ कंज्यूमिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और स यूट्यूब में स्क्रॉल किए ही जा रही है. तो मुझे वही देख कर के लगा उसमें वही मॉडलिंग और वो सब जा रहे हैं. उसकी माँ बैठ के बात कर रही है किसी और से. सो आई ऑल्सो फील कि कम से कम तुम तो चेंज कर सकते हो ना, दैट डू नॉट लुक एट इट. जब वो बड़े हो जाए देन इट इज देयर कॉल. बट घर में अगर हम कंपैरिजन नहीं लाएं तो आई थिंक बाहर भी वो कंपैरिजन फिर बंद हो जाएगी. तो जब छोटे से ही हम बोलना बंद कर देंगे कि अरे हाँ हाँ, वो जो कानपुर वाली मौसी को बुलाना, अरे हाँ हाँ, वो जो काली होकर के है ना वो मौसी, उनको. तो वो बच्चा सुन रहा है, तो उसको पता चलता है अच्छा काला इज नॉट गुड, गोरा इज गुड, अच्छा मोटा इज नॉट गुड, पतला इज गुड. और वहीं पे जैसे मैं बताऊं, मेरी भाभी है, तो वो हमेशा बोलती रहती है मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया. वो करती कुछ नहीं है, पर वो हमेशा बोलती रहती है मेरा वेट बढ़ गया. उनकी बेटी जो कि अभी 11-12 साल की है, जब वो 7-8 साल की थी, वो तब से ये कर रही थी अपना पेट देख करके. एक 7-8 साल की बच्ची को वो नहीं करना चाहिए. अब वो 11-12 साल की है एंड शी ईट्स वेरी लेस क्योंकि उसे पतला होना है. तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि फिट रहना है, पतला होना है बता दिया. पतला डज नॉट मीन दैट इट्स फिट. मोटा डज नॉट मीन्स इट्स लाइक फिट. तो वी नीड टू चेंज आवर वोकैब इन द होम एनवायरनमेंट इन दैट मैनर. चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो कितना इम्पैक्ट करता है बॉडी लैंग्वेज के एक पर्सन पे, और कैसे डिकोड करना कि ये बॉडी लैंग्वेज से इनका चाइल्डहुड कैसा गया होगा? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि वो उनको बुली किया था, आपने बताया, तो वो आपने डिकोड किया, तो ऐसे क्या कि उससे आप डिकोड कर सकते हो इनका चाइल्डहुड कैसा था? मुझे लगता है किसी का भी अगर बॉडी लैंग्वेज खराब हो, खराब मतलब वही ज़्यादा स्पेस लेना, गुस्से वाला, तो कहीं न कहीं वो आ तो रहा है वहीं से ही. फिर जैसे एक जो मैं हर जगह एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे किसी का अगर नॉस्ट्रिल ऐसे वाला हो, बड़ा नॉस्ट्रिल, दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. बता रही हूँ क्यों? क्योंकि जब बहुत गुस्सा होता है ना, तो हम ना गुस्से में अपनी नाक फुलाते हैं. तो यही वाला मसल का एक्सरसाइज बार-बार होता है. तो धीरे-धीरे क्या होता है, आपके नॉस्ट्रिल्स बड़े हो जाते हैं. पैदाइशी नॉस्ट्रिल बड़े हैं, इट्स डिफरेंट. छोटे टाइम में, और जब आपने फ़ोटो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मैंने अपने चेहरे के साथ किया इसीलिए मेरे फेशियल फीचर्स चेंज हुए हैं. तो बड़े नॉस्ट्रिल वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्सहेल करते हैं गुस्से में. तो ये कर के उनका नॉस्ट्रिल हो जाता है बड़ा. तो नॉस्ट्रिल से मुझे पता लग जाता है कि इंसान गुस्से वाला है. और थोड़ी देर बात करो तो फिर पता चलता है अच्छा ये रीज़न था जिसकी वज़ह से वो ऐसे हो गए हैं. हैंडशेक्स अभी जैसे एक कॉमन टॉपिक है। इफ़ लेट्स से आई एम समवन हू इज़ अप्रोचिंग समवन न्यू, ओके? तो ऐसा रूल होता है क्या कि लेट्स से इफ अ बॉय इज़ अप्रोचिंग अ गर्ल, सो गर्ल हैज़ टू फर्स्ट डू द हैंडशेक देन ओनली अ बॉय शुड डू, अदरवाइज़ इट इज़ कंसिडर्ड एज़ क्रीपी, एंड इफ यू डू अ हैंडशेक तो कैसे करना चाहिए? हुँ, आई फ़ील जो जो भी है उसको हैंडशेक ऑफ़र कर देना चाहिए. हाँ, ओनली थिंग इज़ आर्म्ड फोर्सेस में दे प्रेफर दिस रादर देन हैंडशेक. आजकल सीनियर ऑफिस भी हैंडशेक करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे. तो लड़की हो या लड़का हो, आई थिंक जिसको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है वो कर दे. बिकॉज़ यहाँ पे ना फिर ये ऐसे हो जाता है. तो वो देयर इज़ नो रूल एज़ सच. सेकंड इज़ हैंडशेक, मतलब इस पे तो मतलब मैं सेशंस लेती हूँ. हैंडशेक को कैसे डिकोड करना है वाले सेशंस. तो जब आप किसी को हैंडशेक कर रहे हो किसी के साथ, तो ऐसे हैंड ऑफर करना है और याद रहे ये वाला जो गैप है, ये मैच होना चाहिए
एक इंसान के हाथ के साथ, तभी आप पूरा हाथ पकड़ सकते हैं। ये लोग नहीं करते हैं। तो जैसे अभी भी जब मैं यहाँ आई तो मैं एक इंसान के साथ जब मेरी हैंडशेक हुई तो वो यहीं खत्म हो गया। हाँ, तो ना वो अरे खत्म भी हो गया हैंडशेक, ओके। तो उससे पता चलता है कि ओके इंसान इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी लाइक क्लोज पर्सन। तो जब आप हैंडशेक करें तो गो फॉर द फुल हैंड, और ये वाला जो चीज है यहाँ पे ऐसे मैच होना चाहिए हाथ का, तभी जाके आप पूरे हाथ को ग्रैब कर सकते हैं। और ऐसा बोन क्रशिंग हैंडशेक नहीं करना चाहिए, वो नॉर्मल हैंडशेक, जैसे हमारा हैंडशेक काफी अच्छा था, राइट। बट जब कुछ लड़के, ये मैं लड़कों के लिए बता दे रही हूँ, बहुत सारे लड़कों को लगता है कि अगर वो अच्छे से हैंडशेक करेंगे तो शायद वो हाथ को क्रश कर देंगे। हर किसी को पता होता है कि हैंडशेक में कितना ताकत लगाना है या कितनी ताकत लगानी है। तो एक गुड ग्रैब एंड दिस इज गुड इनफ, उसको अगर ऐसा करके करते हैं दैट इज बोन क्रशिंग हैंडशेक। और इसके वन ऑफ द 3 मतलब होते हैं, ठीक है। पहला मीनिंग ये हो सकता है कि उस इंसान को पावर और अथॉरिटी बहुत पसंद है जो बोन क्रशिंग हैंडशेक दे रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये जो इंसान है वो आपको फिजिकली या सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। थर्ड इज उसने जिम ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली। वन ऑफ द 3। तो मैं कैसे दिखाऊं मेरा पावर, तो इसलिए मैं बोन क्रशिंग कर दूंगा। आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड बोन क्रशिंग हैंडशेक फ्रॉम वुमेन। तो या तो भाई तुम मुझसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो या तो तुम्हें पावर और अथॉरिटी बहुत पसंद है। तो ये वाली चीज लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक मेरी सिस्टर इन लॉ का दोस्त है एंड ही इज अ बॉडी बिल्डर। तो वो जब हैंडशेक करता है ना ऐसे बड़ा ही लिम्प सा हैंडशेक करता है। तो मैंने उसको कहा अरे तुम नॉर्मली भी कर सकते हो हैंडशेक, तुम्हारे हाथ ऐसे पकड़ने से मेरा हाथ टूट नहीं जाएगा। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हाउ मच प्रेशर टू पुट, और 1-2 शेक के बाद उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ना एक बन जाता है आंटी हैंडशेक, वो ऐसे ऐसे करके वो पकड़ के झुलाते ही रहते हैं, आधो छोड़ते ही नहीं है। हाँ, इस हैंडशेक का मतलब होता है कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने वाला, मैं बहुत ही लोनली हूँ, मेरे साथ बस बात कर लो थोड़ा सा। तो ये लोग अंदर से बहुत लोनली होते हैं, इसीलिए वो लोग हाथ छोड़ते नहीं है। ये हो गया। फिर पुशिंग और पुलिंग वाला हैंडशेक, जैसे अगर किसी ने हैंडशेक किया और पुश किया है आपको और वो आपके पर्सनल स्पेस में घुस गया है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हुँ? और अगर उसने पुल कर लिया है, तो वो मैनिपुलेटिव है। अभी पुलिंग हैंडशेक में डोनाल्ड ट्रम्प का हैंडशेक बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बारे में लोग बोलते हैं कि नहीं वो पहले रेसलर था इसलिए उसका हैंडशेक ऐसा है। बट भाई जॉन सीना भी एक रेसलर था, या तो ड्वेन जॉनसन भी रेसलर था। जितने भी, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के ही नाम जानती हूँ, ओरिजिनल एमएमए फाइटर्स के नाम नहीं जानती। तो ये बोलना गलत है कि नहीं वो रेसलर था इसलिए उसकी हैंडशेक ऐसी है। पुलिंग वाले लोग मैनिपुलेटिव कंसिडर किए जाते हैं, पुशिंग वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं, जो कि जो बाइडेन था। आप जो बाइडेन के हैंडशेक देखिए, ही इज लाइक वेरी मच इंट्रूसिव हैंडशेक में। हाँ, और उसके अलावा एक हैंडशेक है जो अपना ऋतिक रोशन का हैंडशेक है, हाय दिस इज राज चोपड़ा। ये वाला जो हैंडशेक आपने कहो ना प्यारे देखा मूवी? यस देखा है। तो उस टाइम पे ना जब ये वाला हैंडशेक आया था हम लोग सब ऐसे पागल हो गए थे, वाह कौन सा हैंडशेक है ये, कभी देखा नहीं, ऐसे हाथ कर रहा है। तो दैट हैंड दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ डोमिनेटिंग पर्सन, राइट, बिकॉज आपके पास यही ऑप्शन रहेगा हैंडशेक करने का। ऐसे कोई हाथ देगा तो आप कैसे ही उसके साथ हाथ मिलाएंगे, राइट। तो ये है। उसके बाद एक है डबल हैंडेड हैंडशेक, ऐसे करके ऐसे करने वाला। तो ये पॉलिटिशियंस हैंडशेक भी होता है, ये फादर ऑफ द ब्राइड हैंडशेक भी होता है। तो जो दुल्हन के पापा लोग ना बड़े हम्बल हो जाते हैं शादी में, तो वो हाँ 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 थैंक यू वैसे वाले हैंडशेक में रहते हैं। अब रिसेंटली मैंने देखा नीता अंबानी को, हाँ आई थिंक ठाकरे फैमिली के साथ शी वाज शेकिंग हैंड। तो उन्होंने हाथ मिलाया और अपने हाथ को ऐसे करके अपने हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखा ऐसे, मैंने उस पर रील पोस्ट किया है। तो दैट हैंडशेक वाज लाइक रियली वियर्ड। तो जब मैंने उस पे रील बनाया ये बोल करके दिस इज अ साइन दैट अ पर्सन इज सीक्रेटिवली कंट्रोलिंग, तो ऐसे कमेंट्स आ गए नहीं मैं भी ऐसा हैंडशेक करती हूँ, नहीं इट इज अ साइन ऑफ केयर। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो मेरे हाथ के ऊपर मैं अपना हाथ रखूं किसी और का हाथ नीचे पकड़ूं, इट्स अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ हैंडशेक। तो हाँ, हैंडशेक से बहुत कुछ पता चल सकता है। और अगर
अगर आपने अच्छे से हैंडशेक डिकोड करना सीख लिया तो आप उस इंसान के साथ 3 घंटे बात करें या तो वो हैंडशेक करे, इट्स जस्ट द सेम। ओह वाओ! हाँ, तो हैंडशेक डिकोडिंग सोचिए आपका कितना टाइम बचा लेगा वो, कि मैं जस्ट हैंडशेक करके मुझे पता लग जाएगा। नहीं, ये तो हैंडशेक करके पता लग जाए वाओ इस आदमी के साथ अच्छे से बात करना है, तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप बोल रहे हो कि हैंडशेक करके मुझे पता चल सकता है कि मैं कितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ सामने वाले के साथ? यस। वाओ! तो आपको क्या लगा जब आपने मेरे साथ हैंडशेक किया तब हाँ, आपको क्या आई लगा? आई थॉट कि बड़ा अच्छा लंबा समय हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। इट वाज अ और वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट हैंडशेक। लेट्स डू एन इंटरेस्टिंग थिंग नाउ। तो Yes. एज वी डिस्कस्ड इन द स्टार्ट, तो कुछ वीडियोस प्ले करते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू डिकोड बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑल दीज वीडियोस व्हिच आर बीइंग प्लेड। ठीक है, तो सबसे पहला एवरीवन्स फेवरेट समय रैना स्टिल अलाइव। आई थिंक ये वीडियो पूरा ही इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है। ही इज एंटरिंग विद दिस। हाँ। ठीक है, इफ यू एवर सी जाकिर खान, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनके। हाँ, मैं तो कभी मौका मिले तो जरूर मिलना चाहूंगी जाकिर खान से। सो व्हेन जाकिर एंटर्स वॉकिंग ऐसे चल के, समय ऑलरेडी नोज that I have made it big. Now people are going to be crazy. So he enters with this. ठीक है? Now it's a sign that I am super confident. अभी मैं कुछ भी बोलूंगा ना, अरे क्या नाम है तेरा, अरे तो लोग हा वाले मोड में है उसमें। सो ही ऑलरेडी नोज दैट। सो वो एंटर ही कर रहा है विथ बिग जेस्चर। Whenever somebody enters on the stage, एक और पर्सन जिससे हमें सीखने की जरूरत है, दैट इज रणवीर सिंह। सो जैसे मैं आई वॉज टेलिंग, आई थिंक राज के शो में मैंने बोला था कि किसी का भी इवेंट हो, अटेंशन रणवीर को ही चाहिए होता है। एंड नाउ देर इज दिस शिफ्ट इन द बॉडी लैंग्वेज। सी रणवीर सिंह को पता भी नहीं होगा दैट आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मेरे बोलने नहीं बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ देर इज दिस डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम विच इज फोकसिंग ओनली ऑन बीइंग एन एंटरटेनर, नॉट एन एक्टर। रणबीर कपूर इज एन एक्टर, रणवीर सिंह इज एन एंटरटेनर। रणबीर कपूर विल एक्ट ओनली इन द मूवीज एंड ऑल। उनको तो शादी में बुलाओ, ये यहाँ पे आओ नाचो, विल नॉट कम। रणवीर सिंह विल कम हैप्पीली और ऐसा फील करवा देगा तो तुम ही एक इंसान हो ये और वैसे। तो व्हेन रणवीर सिंह आल्सो एंटर्स, ही टेक्स सो मच ऑफ स्पेस, ही रन्स हियर एंड देयर एंड ऑल दैट। नाउ सिमिलरली यू विल सी समय एंटरिंग विद ब्रॉड जेस्चर। ओके, लेट्स गो अहेड। Okay. So this is showing basically कि एकदम मतलब power basically. So I have already controlled the crowd. Got it. Yeah. Oh, it's Bangalore. Yeah, I think he did this in Bangalore. एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए भाई। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइटेड, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं। हाँ, false. See, the way he's sitting and he's chit-chatting, तो ये एक पॉइंट आता है ना, आई थिंक हर फेमस कॉमेडियन के लाइफ में आ ही जाता है कभी ना कभी। जैसे रवि गुप्ता, जाकिर खान, और अभी ये नाम नहीं याद आ रहा, विश्वा। सो व्हेन दे कम ऑन स्टेज दे ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। तो अभी मैंने कहा ना कि मुझे बड़ी प्यास लगी थी, पर पानी की जगह मैंने कोक पी लिया। फिर सब लोग हंस रहे क्योंकि अभी वो एस्टैब्लिश हो चुका है। तो ये आई डोंट थिंक इट्स लाइक सच अ थिंग दैट लोग पूरा इतना ठहाके लगा के हंस रहे। बट लुक एट हाउ ही इज सिटिंग, ही नोज ही ऑलरेडी ओन्स द क्राउड। मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। एंड देन आई सॉ वन वीडियो दैट बलराज's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. हैबिटेट के अंदर बलराज के माँ बाप को इन देयर 70s, उनकी कोई गलती नहीं। दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो
जवान जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है. I fucking broke down looking at that video and I was just crying. Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं. वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है. दोनों परेशान है कि क्या करें अभी. How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot हाँ. understand. So now when he is talking about this, do you see his hands? तो hands are also trembling. हाँ, आप थोड़ा 10 सेकंड पहले जाइए, अब सिर्फ उनके हाथ के मूवमेंट्स को देखिएगा. हाँ. वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है. दोनों परेशान है कि क्या करें अभी. How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And You see इस that? moment में जो सबसे खराब चीज होती थी तो ये मेरी माँ यहाँ पे ना जो ये वाला चल रहा है, सो व्हेन ही इज टेलिंग अबाउट दिस, तो इसको हम इमोशनल नरेशन बोलते हैं कि जब आप दिल से कुछ बोल रहे हैं तो वही आंखों में आंसू आ जाएंगे, गला भर जाएगा. तो क्योंकि हम उस इंसिडेंट को याद करके बोल रहे हैं ना, हम एकदम वैसे उसी मोड में चले जाएंगे, इसीलिए वो थरथराना वो आपको उसी जोन में ले जा रहा है जब आप उस टाइम पे आपने जैसा फील किया था. तो वो ये वाला थरथराना नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग याद रहेगी आपको, बॉडी को याद रहता है आपने जो किया था या आपने जो फील किया था. तो जब हम उसी चीज को किसी और को बोलेंगे तो हम उसी ही सेंस में वापस से बोलेंगे. यस यस. एंड एनीथिंग ऑन हिज सिटिंग स्टाइल, वो कुछ डिपिक्ट करता है? नहीं, पोजीशन वही है. द रीजन बीइंग, ये वाला जो उसमें ना सीटिंग किस चीज पे बैठे उस पे भी फर्क पड़ता है ना. तो अभी जिस चीज पे बैठे हैं वो, दैट इज नॉट समवेयर जहाँ पे कि वो दोनों टांगे ऐसे नॉर्मल लटका के बैठ सके. इसमें यही ही पोजीशन एक बन सकता था बैठने के लिए. तो वो कोई चेयर नहीं है नॉर्मली, या वो एक नॉर्मल सा ऐसा स्टूल जैसा है. तो ये वाला पोजीशन इज अ कंफर्टेबल पोजीशन. अनदर थिंग, जो इस तरह से बैठते हैं यूजुअली इसको बोलते हैं काउबॉय क्रॉस, एंड इज ऑल्सो अ वेरी मैनली एंड डोमिनेटिंग पोजीशन. तो इसको काउबॉय क्रॉस बोलते हैं, ऐसे जो पाँव करके बैठता है. तो दिस इज ऑल्सो साइन दैट आई एम कॉन्फिडेंट. समटाइम्स इट्स अ साइन आई एम ओवर कॉन्फिडेंट. Okay. And what if the person is sitting where, let's say, not like this, but एक फोल्ड करके एक लेग दूसरे लेग पे मतलब फोल्ड ऐसे करके वाला? एकदम, हाँ एकदम क्लोज्ड. दैट डजंट मीन ये नॉर्मल सिटिंग वो है, बट इसका मतलब होता है. ओके, हाँ. गॉट इट. माँ का वीडियो कॉल आया. किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ? रो रहा हूं बैठ के यहाँ टूटा पड़ा. उन पे क्या बीतेगी यार. मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई एवर मेट. शी इज अ प्योर 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 हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था. उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पहुंचे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो. कह रही तो ठीक है बेटा. मैं कहा डिड यू सी ऐसे लिप भी थरथरा रहे हैं. Oh yeah. So basically he is into that zone, या. and yeah. it's basically like very real in the sense very authentic. Yes, Like he's yes. feeling that moment. यस यस. ये तो दिस इज द फर्स्ट टाइम समय हैज स्पोकन लाइक दिस. जाकिर इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. हर कॉमेडी वाला जो है ना, अगर आपने कभी देखा हो जाकिर खान का, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसे ले ही आता है वेर यू फील अरे यार ये क्या, एंड देन अगेन ही पिक्स अप फ्रॉम दैट पॉइंट. दिस इज द Oh. फर्स्ट टाइम समय हैज डन दैट. Okay, हाँ. got it. Interesting. So let's see इसमें अच्छा, ये बलराज है क्या? हाँ हाँ. ओके. तो इसमें ये हैंडशेक का क्या डिकोड कर सकते हो आप? नहीं, ये तो वही ब्रो, मेरा ब्रो वाला, कुछ स्पेशल, नथिंग स्पेशल है. सी दिस वाज नाइस. दिस वाज अ नाइस जेस्चर. तो मुझे ना ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स बड़े अच्छे लगते हैं. वो जो भी था वो बाउंसर. हाँ, वो वहां पे खड़े हैं, तो वो ही सॉ एंड देन ही सॉ दिस अनदर पर्सन हु जस्ट स्टैंडिंग देयर. तो किसी को इतने जोर से झप्पी पा लिया
और अभी दिख रहा है यहाँ पे कोई और भी है, चलो उसके साथ फिस्ट बम्प कर लो। Hmm. बहुत छोटा सा जेस्चर है विच मेक्स यू फील दैट ही इज अ नाइस पर्सन एट हार्ट। Yeah. तो फॉर मी एक्नॉलेजमेंट मैटर्स। जैसे 4 लोग एक ग्रुप में है ना, एंड यू आर द पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस, बाकी 3 लोग लेट्स से आपके टीम के हैं। कोई अगर आएगा और ये मैं सबको आपके सारे टीम मेंबर्स को बता दूंगी। तो कोई गेस्ट आता है और वो बोलता है हाय कुशाल, हाउ आर यू, हाय हाय हाय, और चले जाता है। सो दिस इज नॉट एन एक्नॉलेजमेंट, Hmm. इट्स अ ह्यूमन बीइंग, यू नीड टू एक्नॉलेज द ह्यूमंस प्रेजेंस। तो दैट वाज अ नाइस जेस्चर। एक बार फिर से लगे। हाँ, सी Yeah. शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। So putting hands in the pocket, what is that? What do you decode from putting that? hand in the pocket usually means anxiety Okay. और स्ट्रेस और नर्वसनेस। Okay. यहाँ पे स्टाइल था, यहाँ पे नहीं था वो। Okay. हाँ, जैसे कि ना आप अगर कहीं पे देखेंगे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो स्टार्ट ही कर रहा है पॉकेट में हाथ डाल करके, ये तो उसका मतलब वो इंसान बहुत नर्वस है, वो शो कर रहा है कि वो नर्वस नहीं है। Okay. Got it. Very interesting. 2-3 और वीडियोस प्ले Yes, करता हूँ yes. मैं, इसमें से आप बताना कि कैसे आप इसको डिकोड करोगे, ठीक है? नाउ दिस इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हैंडशेक्स, राइट? Hmm. सो दिस इज वन वीडियो ऑन हैंडशेक। दिस वाज अ वेरी क्विक हैंडशेक, सो आई वांट यू टू डिकोड Sure. इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम डिकोड? सी आई फील, कौन है ये पर्सन, आई डोंट नो दिस पर्सन। डॉक्टर एस जयशंकर। नहीं, वो पता है, हाँ, उनके साथ जो अच्छा, है। उनके साथ में हाँ। मुझे भी नहीं पता। तो whoever that other person is, सऊदी एफएम मीट इन फ्रांस। Saudi finance हाँ, minister. हम्म, Okay. So this person looked very conscious about how he's appearing to Mr. Jaishankar. या तो मिस्टर जयशंकर या तो फॉर इंडियंस, ही इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज डिमीनर। फिर से चलें शुरू में, और एकदम शुरू, हाँ इसमें एकदम पॉज की बस। तो जैसे ही एक बार फिर से, जैसे ही वो मिलते जस्ट उसी टाइम पे, हाँ, सो ही केम एंड ही डिड दिस। नाउ यहाँ पे ना जयशंकर जी ने ना उनको एक्नॉलेज करके देखा भी नहीं, दिस एंड वेंट, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे जो भी डिस्कशन कुछ होने वाला है, यहाँ पे इंडिया इज एट गिविंग साइड, सऊदी इज इन रिसीविंग साइड। ओके। तो ऐसे पता चलता है अगर मैं देने वाली पर्सन हूँ तो आई विल बी अ पर्सन हु विल बी लाइक ओके यूजुअली। गॉट इट। हाँ, और यहाँ पे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यू सी ऑल्सो ही इज लाइक वेरी चार्ज, वेरी एक्टिव, खुद जाके हैंडशेक कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट वाला लगाइए, स्टेट। So here also if you see Mr. Jaishankar, you will see slightly one side lip is more curled up. कौन सा side? वो राइट वाला। हाँ। So now this is a sign of superiority. तो one of the 3 signs, like I said, disbelief, inferiority, सामने वाला inferior है, मैं superior हूँ या हम superior हैं। तो this sign बहुत ही छोटा, ये माइक्रो एक्सप्रेशन है जो हमने कोइंसिडेंटली पकड़ लिया है यहाँ पे। तो when he is smiling like this, तो it is also smile, but you will see एक साइड ज्यादा ऊपर है। This is a sign that we are superior. तो ये जो कुछ भी डिस्कशन है, it's where India is giving something to South. अच्छा, ओके, वाओ। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वीडियो। Yeah. तो ये हाँ। वाला वीडियो है इमैनुअल मैक्रोन, तो ये मैं स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। I disagree with them. Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Pause.
तो अभी आप इसका हाथ देखिए मैनुअल का। ईरान के बारे में जब वो बोल रहे हैं, दिस इज द थॉट प्रोसेस एंड द हैंड जेस्चर इज दिस। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो जो भी वो बोल रहे हैं ना, तो द हैंड जेस्चर इज दिस इज अ टॉप डाउन जेस्चर। दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट आई एम नॉट इन अग्रीमेंट विद दिस, एंड मैं मौका मिलेगा तो आई विल नॉट अग्री विद दिस। और जैसे ही वो बोलेंगे कि वी कैन नॉट फिक्स और एनीथिंग, आप देखिएगा ये हैंड जेस्चर यहाँ से चेंज होकर के ये हो जाता है। नाउ दिस इज मोर ऑफ अ सब्जुगेटिंग एंड मोर ऑफ सच में लाइक आई एम एक्चुअली सेइंग आई कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस, देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ जब ईरान के बारे में बात हो रही है तो दिस इज दिस जेस्चर which is a sign ki I am not agreeing and we are not together. I absolutely dislike them. But यहाँ पे जब आ जाता है, this is more of the truthful side. This is more of a dominating side. हाँ, तो अभी आप देखेंगे तो आप सबको Discussion about that. I disagree with them See. on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, they can do so. So, जब ईरान के बारे में बात हो रही थी तो यहाँ पे ये जेस्चर था। तो मुझे ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जब हम बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही ऐसे हल्के में ले लेते हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी बॉडी पहले ही वो लीक कर दे रही है व्हेन यू से। तो यहाँ पे कोई भी इनकॉन्ग्रुएंसी नहीं था। इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब मैं बोल कुछ और रही हूँ और मैं दिखा कुछ और रही हूँ। तो मैंने जैसे मुझे मान लीजिए आपने जूस दिया और मैंने जूस पिया, आपने कहा कि कैसा लग रहा है? मैंने कहा वाओ! बहुत अच्छा था। तो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा था। मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा था, पर मैं कर रही हूँ ये। दैट इज़ इनकॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं और जो उनका हाथ का जेस्चर दिखा रहा है, दैट इज़ एग्ज़ैक्टली ऑन द सेम पेज। So yeah, Got interesting it. video. Very interesting. Let's take the next one. Yes. So yeah, this one. Okay, I'll play this. A national emergency at our southern border. All the times Foreign Minister S. Jaishankar responded to Trump's first speech as the 47th US president. First, I will declare a national emergency at our southern border. Trump declared an energy. Same here. His foreign minister reacted. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Trump's pledge to save the American auto industry evoked cheers from parts of the crowd. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. What do you decode from this? It's just that सी जयशंकर इज अ पर्सन जो कि बहुत ही टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो व्हेन ही सॉ जो भी वो बोल रहे हैं उससे इंडिया का कुछ वो नहीं हो रहा है। सो ही इज वेरी, तो हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें को तो कुछ मिल नहीं रहा है। दैट्स व्हाई ही केप्ट सिटिंग। अनदर थिंग, एक स्टडी हुआ था, तो लोग ना पीयर प्रेशर में कैसे आ जाते हैं, उस पर एक स्टडी हुआ था। तो बहुत सारे मतलब ऐसे अलग अलग, आई थिंक नेट जियो या हिस्ट्री चैनल में भी वो किया था वो स्टडी। तो जैसे रूम में 4 लोग हैं, तो एक बेल बज रही है, ठीक है? तो एक बेल बजा तो 3 लोग खड़े हो गए, फिर वो लोग बैठ गए। तो चौथा इंसान जो है दैट इज़ नॉट, वो कोई और ही है। ये 3 लोग कंट्रोल ग्रुप के हैं। फिर बेल बजा तो 3 लोग खड़े हो गए, फिर बैठ गए। तो ये जो बैठा था इसने 2-3 बार देखा कि क्या चल रहा है। तो जब चौथे बार बेल बजा ना, तो ये इंसान भी खड़ा हो गया और फिर बैठ गया। Because that person felt that I am not doing something which all the people are doing. So I need to be a part of that group.
तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई स्टैंडिंग ओवेशन देता है तो मैक्सिमम लोग पीयर प्रेशर में खड़े हो जाते हैं कि अरे यार सब लोग खड़े हैं, अभी मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। या कोई एक ताली बजाता है तो जिसको नहीं भी बजाना होता वो भी ताली बजा देता है। तो यहाँ पे अपने जयशंकर जी को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इन सब पीयर प्रेशर में नहीं पड़ना, सब खड़े हो रहे रहो खड़े, मेरा एजेंडा वो है नहीं तो मैं आराम से बैठूंगा। तो ही इज वेरी सॉर्टेड। दिस इज व्हाई आई से अगर आप यहाँ से सॉर्टेड होंगे ना, किसी प्रेशर में या किसी के कुछ बोलने से आपको नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू नो योर थिंग्स। तो राइट, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखते हैं इसमें व्हाट इज समथिंग व्हिच यू कैन डिकोड फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। सॉरी, इग्नोर द म्यूजिक। What do you- okay. So see, this is I think a known thing that Nida Ambani is very like she's very flamboyant. ऐसे साड़ी या वैसे हेयर स्टाइल whatever. Here this was a pure thing कि मेरी साड़ी को कुछ नहीं होने चाहिए। तो she was so conscious about posing that she forgot to hold hands. अब मैं अगर ये करूंगी तो मैं अपनी साड़ी को कैसे अच्छे से रखूंगी? बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओ तो हाथ नहीं पकड़ रही है और मुकेश अंबानी ने हाथ दिया, उसने हाथ भी नहीं दिया। बाय द वे, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन हर वीडियो, शी डज नॉट लाइक टू बी हेल्ड। उनको नहीं पसंद है कोई उनको पकड़े। व्हेन शी होल्ड समबडी दैट्स डिफरेंट। सो यहाँ पे ना द ओनली मोटिव वाज मेरी साड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। तो लोग जैसे ही देखते ओ अभी तो पैसा मिल गया, अभी तो तुम क्यों उस पति को देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर आल्सो इमेजेस वेयर शी हैप्पीली पोजेस बाय होल्डिंग, क्योंकि तब साड़ी ध्यान में नहीं रहता, तब पोज करना रहता है। तो हाँ, अभी जैसे अभी रिसेंटली कुछ तो हुआ था यहाँ पे है ना, एक कोई बड़ा सा जगह मुंबई में जियो इन्हीं का। वर्ल्ड हाँ, कन्वेंशन जियो सेंटर। जियो वर्ल्ड, सॉरी। तो जियो वर्ल्ड के उसमें कोई इवेंट था। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा एक वीडियो जहाँ पे शी इज हैप्पीली पोजिंग विद मुकेश अंबानी, अगेन उनको पकड़ करके बार-बार। तो वहाँ पे साड़ी वाज़ नॉट द थिंग। यहाँ ये किसी और चीज़ का वो था, प्रीमियर या समथिंग। So she wanted to be presenting herself in a manner that, oh, look at my sari, look, I'm looking so pretty. तो वहीं पे फोकस हो गया, तो यहाँ पोज करना भूल गई। वेरी सिंपल वीडियो। लेट्स लुक एट दिस वन। सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके, तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। सब लोगों की वजह से हम उस See, this is also a very innocent वाला वीडियो। उस टाइम पे रोहित शर्मा को वर्ड नहीं मिला बोलने के लिए। अब जब जैसे मैंने कहा ना, हाथ हिला के बात करना, इसको इलस्ट्रेटर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे भी ऐसे कई बार हुआ, जब मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा था ना, तो या तो मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया, तो मेरा एक हाथ जल्दी से चल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इलस्ट्रेट करना चाहती हूँ कि भाई सामने वाले को ऐसे नहीं लगे कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। तो हाथ तब जल्दी से बाहर आते उठते। तो यहाँ पे जब वो वर्ड बोलना चाह रहे थे, जो भी वो वर्ड उनको बोलना था वो भूल गए, या तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम याद नहीं आया। ये बाय द वे तब भी होता है जब हम अपने परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ओह! प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ, पूरी दुनिया का पूरे इंडिया का फ़ोकस अभी रहेगा। मैं क्या वर्ड बोलूँ कि कहीं से मुझसे गलती ना हो जाए, ज़रूर गलती होगी। क्योंकि हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो जब हम कॉन्शियस नहीं होते, तभी हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, प्रधानमंत्री के साथ मेरा वीडियो लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ बाहर जाएगा और इसी के चक्कर में कोई गलती नहीं हो और गलती हो जाएगी। हाँ। ओके, लास्ट वीडियो ये हाँ। वाला देखते हैं। सो लेट्स सी दिस। इज दिस ट्रू? बिग स्टेप्स होते तो कॉन्फिडेंट होते? नहीं,
ओके। पर उसका उल्टा भी नहीं है कि छोटे स्टेप्स लेने से कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फोकस इज वट एवर यू आर केपेबल ऑफ, उससे थोड़ा सा ज्यादा, हुँ, ठीक है। तो अभी अगर मुझे समथिंग दैट आई एम अनकंफर्टेबल विथ, अभी तो याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, बट लेट्स से समथिंग वेयर आई एम नॉट मेकअप, ठीक है। तो आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ मेकअप। तो अगर मेरे चेहरे पे मैं ऐसे मेकअप पोत दूं तो किसी और को वो चीज बहुत अच्छा लगेगा कि वाओ आई एम लुकिंग सो प्रिटी, बिकॉज दे आर यूज्ड टू हैविंग देयर फेस विद द मेकअप। बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू द मेकअप, माय परफॉर्मेंस विल बी ड्रास्टिकली डाउन, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मुझे ये लगता रहेगा अरे आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो बिग स्टेप्स लेने से जा करके कॉन्फिडेंस आता है, ये बहुत ही गलत चीज है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने आप को एक ये बात समझाएं कि मैं गलती करूंगी ही, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है कोई वर्ड नहीं आए, बट दैट डज नॉट मेक मी लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। हुँ, अगर मैं जाऊंगी किसी को प्रूफ करने के लिए कि आज तो दिखाई दूंगी सबको, तब मैं जरूर गलती करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। तो कई बार जब अभी जैसे आईपीएल भी चल रहा है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स ऐसे डक में आउट हो जा रहे हैं या कम रन्स में आउट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग चिल्ला चिल्ला के उनको ऐसे कर दे रहे हैं कि उनको लग रहा है अरे यार आज तो परफॉर्मेंस दे ही दूंगा, बट बेचारे डक में आउट हो जा रहे हैं। तो ये चीज होता है जब आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। एंड प्लस ये स्टेडियम है, यहाँ पे अगर आप आएंगे खेलने के लिए और चारों तरफ से आप ही का नाम चिल्लाया जा रहा है, तो वो प्रेशर तो बनेगा ही। तो अगर वही चीज़ लेट्स से एक नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन के साथ अगर कोई जाता, तो वो कुछ सुनाई ही नहीं देता वो चीज़, तो हो सकता है वो अच्छे से वो कर सकते परफ़ॉर्म। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी? इन दोनों का बॉडी लैंग्वेज आपने कभी डिकोड किया है? हाँ, जैसे विराट इज़ वेरी अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग, बट एज़ अ हस्बैंड ही इज़ अ वेरी चिल एंड नाइस पर्सन। तो धोनी इज़ जस्ट द ऑपोज़िट। तो यहाँ पे काम मतलब खेल में ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, बट एज़ अ हस्बैंड ही माइट नॉट बी अ वेरी चिल पर्सन। यहाँ पे पर्सन का एक पर्सनल कैरेक्टर भी आ जाता है। जैसे एक मैंने रील देखा था, वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो इंसान जो बहुत अच्छा बिहेव करता है हर किसी के साथ, पर घर आकर के वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। दिस पर्सन इज नॉट नेसेसरीली अ नाइस ह्यूमन बीइंग। दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन हिज और हर इम्प्रेशन, कि मेरा इम्प्रेशन कैसा है। आपको अपने उस इमीडिएट फैमिली के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ आप रहते हैं। बट होता क्या है, हम ऑन दी कॉन्ट्ररी उसका उल्टा करते हैं, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, पर घर आकर के वो चिड़े हुए रहेंगे। अरे इतने बार पानी मांगा था, पानी भी नहीं देता है, इंसान थक करके आएगा बाहर से और इतना भी नहीं। यहाँ पे तुम आके चिढ़ रहे हो क्योंकि तुम बहुत श्योर हो कि ये इंसान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी या रहेगा। तो परफॉर्मेंस सॉरी इंप्रेशन मैनेजमेंट के अलावा हमें अपना पर्सनालिटी या कैरेक्टर मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो विराट इज वेरी अग्रेसिव ऑन फील्ड, वहां पे अग्रेशन की जरूरत होती है। हमें कूल माइंड की भी जरूरत होती है जो धोनी के पास है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, उस हिसाब से चेंज होना, और हर किसी का अपना अपना पर्सोना होता है। फॉर एग्जाम्पल युवराज इज ऑल्सो अ पर्सन हु यूज्ड टू बी वेरी अग्रेसिव। मेरा फेवरेट क्रिकेटर वो सौरव गांगुली। तो when he was playing, he was a mix of both. He was very aggressive and he was very cool also. Because एक calm headed person ही ये thought ला सकता है कि अजीत अगरकर who is a batsman, उसको थर्ड ऑर्डर पे भेजो बैटिंग करने के लिए। एक नॉर्मल वो पर्सन वो नहीं थॉट ला सकता कि एक फास्ट पेस बॉलर को आप थर्ड राउंड पे भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए, एंड ही स्कोर 95 इन दैट मैच। ऑल्सो सौरव गांगुली वॉज अ पर्सन जो नेट वेस्ट सीरीज में ऐसे टी शर्ट उठा उठा के जो घुमाया था, बिकॉज फ्लिंटॉफ डिड दैट, एंड्रयू फ्लिंटॉफ। तो ही वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ। एज अ पर्सन हमें भी मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए। यू नीड टू नो वेयर टू शो द अग्रेशन एंड वेयर यू नीड टू बी कामर। सो या And how do you, let's say, decode body language of someone like Shah Rukh Khan? नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जैसे मैं कल परसों अपने हस्बैंड से बात कर रही थी,
See, Shah Rukh had never said that to anyone that he was from a poor background. He has never said that. People assume that. It also comes from the way you narrate your story, right? अब मैं अगर बोलूँगी कि ओ मेरे पापा गवर्नमेंट में थे और हम लोग अलग-अलग जगह पे नौ जाते थे, ट्रांसफ़र होता था। सो जितना हमारा थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से कहीं न कहीं हम एक स्टोरी गढ़ लेंगे। सो शाहरुख नेवर सेड दैट ही वाज़ फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो हम लोगों ने बना दिया कि अच्छा नहीं, वो तो दिल्ली का था, आउटसाइडर था और उसके मतलब ही वाज़ अ स्ट्रगलर, सीरियल में काम करता था, फिर वहाँ आ गया। सिमिलरली आई आल्सो सॉ दिस स्टोरी अबाउट अमिताभ बच्चन कि अमिताभ बच्चन को ऐसे बोला जाता है कि ही इज़ एन आउटसाइडर, बट अपैरेंटली व्हेन ही केम ही आल्सो हैड अ वेरी गुड कनेक्शन विद द गांधी फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So even if these people are outsiders, they were still from a very influential family. तो अब आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, हिज बॉडी लैंग्वेज वॉज वेरी एरोगेंट, राइट? बट विथ टाइम ही गॉट टू नो कि विद अ वुमेन हाउ टू बिहेव, दैट्स अ वेरी स्टार्क डिफरेंस। एक और पर्सन जिसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ, अक्षय कुमार, राइट? He does not give a single damn about what people are thinking about his body language. अपना एक पैंट कभी चढ़ा करके he comes on stage, sneakers पहन के, कैसे भी कपड़े हैं, and then he talks however he wants. Just the opposite is R. Madhavan. Very much clean, very much crystal clear on what he is saying, and he's very polished. Also, it depends on the background. R. Madhavan has a huge variety of different kind of jobs that he had done and different types of work in terms of अलग अलग देश में जाकर के वो सेना में रहे हैं। हाँ, अलग अलग देश नहीं, अपने देश में थे और आई थिंक किसी और कंट्री में भी थे। तो इट शोज इन द पर्सोना। जब वो बात करेंगे किसी से, यू विल फाइंड दैट क्लास इन हिम। अक्षय कुमार ऑन द अदर हैंड, ही विल टॉक वेरी लाइक क्रिस्टल क्लियर, जो है वही है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है। तो हुज बॉडी लैंग्वेज इज बेटर, बोथ आर गुड एट देयर ओन लेवल। तो द ओनली थिंग इज, आप पॉलिश होना चाहे बेशक पॉलिश होइए, बट यू डू नॉट नीड टू शो समबडी, यू नीड टू पॉलिश फॉर योरसेल्फ। अगर हम दिखावे के लिए अपने आप को पॉलिश करेंगे तब हम कभी बेटर नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल ऐसा, हाँ, it's not related to that, but I'll tell you. एक अलका याग्निक का मैंने एक वीडियो देखा था, राइट? तो उनको रिपोर्टर बोल रही है, ओसामा बिन लादेन के उसमें जब अटैक हुआ था, ही वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आपके बहुत सारे गाने मिले वहाँ पे। सो अलका's फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, इज दैट माय प्रॉब्लम, राइट? तो ना वो चीज़ ना आपको उस समय आपको बोलना चाहिए, अरे वाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था। गाने की शौकीन तो हर कोई हो सकते हैं। सो जिस तरह से आप आंसर करते हैं ना, वो एक रह जाती है, तो आपकी ओरिजिनल वो बाहर आ जाती है। तो वो अपरिचित में जो अंदर बैठा रहता है ना एक पर्सन जो छुप करके, वो कभी-कभी ऐसे बाहर आ जाता है। उस चीज़ को आपको ख़त्म नहीं करना, उसके साथ आपको दोस्ती करनी है। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा तब मेरा अपरिचित बाहर आएगा। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं उसको आराम से अपने साथ रखूँगा। तो आप अगर देखेंगे ना, लोगों को गुस्सा करना नहीं आता इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, उसने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया। तो बात करना बंद करना इज़ नॉट हाउ यू शो एंगर। तो एरिस्टोटल ने कहा था, एनीथिंग एनीबडी कैन बी एंग्री, दैट इज़ ईज़ी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एट द राइट डिग्री, आपने सुना ये? हाँ। तो ये दैट इज़ नॉट ईज़ी। और मुझे लगा हाँ यार, ये बहुत सही बात है। तो लोग जिससे गुस्सा करते हैं उनको गुस्सा निकालना नहीं आता है। तो आपको गुस्से में बात बंद कर देना है या आपको कुछ भला-बुरा बोल देना है। जैसे मेरा भाई, जब वो गुस्सा हो जाता है एक्सट्रीम, तो वो पर्सनल अटैक कर देता है। पर्सनल अटैक इज़ वन ऑफ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ अटैक्स, कि जब जिस चीज़ पे बात हो रही है आपको उसी टॉपिक पे बात करना चाहिए। आपको एक्सट्रीम पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहिए। तो जब आप किसी पे गुस्सा करें तब भी बॉडी लैंग्वेज का काम आता है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, पर तब मुझे सोचना है कि मैं गुस्से में क्या बोलूँ, क्योंकि इसी इंसान के साथ मुझे हमेशा रहना है। कुछ लोग गुस्से में बोल देते हैं
कुछ भी बक देते हैं, बाद में बोलेंगे नहीं यार, सॉरी यार, आई डिडंट मीन इट। ऑफ कोर्स यू मेंट दैट, नहीं तो तुम्हारे मुंह से कहाँ से निकलता, वो दिमाग में था तभी तो निकला। सो ये कभी नहीं होगा कि नहीं आई डिडंट मीन इट। तुमने जो बोला उस चीज के बारे में तुम बुरा फील करो और जाके बोलो कि मैंने तुम्हें ये कहा, उसके लिए सॉरी। बेसिकली That is गिल्ट गिल्ट होता है ना कि यार Yeah. कुछ गलत बोल दिया मैंने, Yes. बिकॉज एंगर इज दैट फीलिंग व्हेन योर माउथ वर्क्स मोर देन योर माइंड। तो Absolutely. बेसिकली इसलिए कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए माफी मांगते हैं। तो उसमें भी लोग अपना ईगो नहीं छोड़ते ना माफी मांगते वक्त कि यार आई डिडंट मीन इट। अबे तुमने मीन तो किया था, तभी तो तुमने बोला, नहीं तो कहाँ से आता वो। तो Right. उस चीज को हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे देश में ना लोग रिजेक्शन हैंडलिंग भी नहीं सिखाते, बाकी देश में का Yeah. पता नहीं, हमारे घरों में नहीं सिखाते। कोई अगर फेल हो जाता है तो उसको इतना चिढ़ा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आती, ये कर लो वो कर लो। आपने पहले ही किसी को रिजेक्शन इस तरह से सिखाया है, तो कल को चाहे वो जॉब हो चाहे प्रपोजल हो, अगर वो रिजेक्ट होगा तो उसको कैसे ही अच्छा फील होगा। अगर उसको मैथ्स में 100 में से 3 आ गए, रादर देन ये बोलने के कि ठीक है कहाँ कहाँ गलती हुई, चलो बैठ के देखते हैं, आपने बोल दिया गधा, तेरे बाप ने इतना परसेंट लाया था और तू कैसा गधा है, तूने 3 नंबर लाया है, तो कहाँ से ठीक होगा सब। तो हाँ, सो रूट कॉज में चाइल्डहुड रहता ही रहता। राइट। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अरेंज्ड मैरिज वर्सेस लव मैरिज। Oh, तो yes. अरेंज्ड मैरिज जो है वो केसेस में बहुत कम टाइम मिलता है सामने वाले पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का, एंड देन डिसाइड करना है कि इसके साथ लाइफ स्पेंड करना है। ऐसे क्या क्यूज है जो आप बताना चाहोगे जो भी अरेंज मैरिज प्रोसेस से जा रहे हैं कि ओके अगर आप 10 मिनट 15 मिनट मिलते हो एक पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर को, तो क्या क्या आइडेंटिफाई करना, क्या क्यूज होते हैं जो लड़कों को अच्छे लगते हैं या लड़कियों को अच्छे लगते हैं लड़कों में, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर। बहुत अच्छा सवाल पूछा कुशल, थैंक यू। बिकॉज मेरे ना 2 सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं। एक वो है जो HNIs हैं, मेरे को लगा एक वो है जिनका अरेंज मैरिज है, एक वो है जिनका नहीं, लव नहीं। मैरिज है। नहीं नहीं, एक वो जो HNIs है उनको देखना रहता है, वो मैं कैसे डिकोड करूँ उसको, वो हाँ। और एक दूसरा बहुत बड़ा सेक्ट है सिंगल मिलेनियल्स का। हाँ, अभी जॉब कर रहे हैं, सैलरी अच्छी है, पर कोई पसंद नहीं आ रहा। तो और घर वाले के, एक तो घर वाले पता नहीं फॉर सम रीजन ऐसे गंदे प्रपोजल्स लेके आते हैं ना। हाँ, जैसे लड़कियों के लिए वो लोग लाएंगे ये देख लो, इसकी सैलरी अच्छी है। कि अरे सैलरी अच्छी है तो उससे नहीं होगा ना, इंसान कैसे, वो बताओ। लड़कों के लिए वैसे लेके आते हैं, अरे ये लड़की अच्छी है, सारा खाना बनाना जानती है। अरे उससे ज्यादा है दुनिया, अभी हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। हाँ, तो अभी रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट है, तो मेरे पास ये कैटेगरी के बहुत लोग हैं कि जो सिंगल हैं उनको शादी करनी है, पर किस तरह से पता करें। तो मैं हर किसी को ये चीज, एक चीज बताती हूँ, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ फर्स्ट डेट्स बट वेरी रेयरली सेकंड डेट्स। आपके पास वो एक डेट होना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि इंसान कैसा है, और फिर डिसाइड करो किससे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 5 एरिया में अलाइनमेंट होना चाहिए। और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देयर इज नो सीक्वेंस: फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। अब इसमें रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। जब हम बोलते हैं फिजिकल, तो अभी पहले मीट में आपको किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में नहीं पता चलेगा, बट आपको ये पता चलेगा कि इस इंसान के साथ फिजिकली हाउ डू आई फील, राइट। नहीं मुझे सेफ फील हो रहा है या ठीक ही है, तो उस इंसान का बिहेवियर कैसा है, क्या वो हर चीज़ में जोक करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा जगह लेके बैठ रहा है, क्या वो लड़की बार बार अपने फ़ोन को देख रही है, या तो अगर 2 लोग बैठे हैं तो उनमें से कौन है जो भी जा रहा है उसको आसपास देख रहा है। ठीक है, दिस इज फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज इमोशनल, वो इंसान इमोशनली अपने आप को कितना ब्रॉड बता रहा है और है कितना। तो एक छोटी सी चीज जो मुझे ऐसा लगता है जो पता चलती है, आप को पूछना चाहिए कि तुम्हें जब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा तो क्या करते हो। मैं दरवाजा बंद करके बैठ जाता हूँ, ठीक है। जब मूड ठीक होता है तब क्या करते हो, तो उससे पता चलता है जब गुस्सा खत्म हो गया तो क्या मैं उसी इंसान के पास वापस जाता हूँ या मैं वेट करता हूँ कि वही इंसान मेरे पास दोबारा से आए। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मेरे इमोशनल वाले में देयर इज अ क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन जरूर पूछना। देन कम्स फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में ये जानना है किसकी सैलरी कितनी है, वो जानने की जरूरत नहीं।
आप अपना पैसा खर्च कैसे करते हो? और आप तो फाइनेंस वाले हैं, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा पता होगा इस बारे में, हाँ। तो अपना पैसा तुम खर्च कैसे करते हो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे मत बताओ कि तुम 5 लाख कमाते हो या 50,000 कमाते हो या इवन 15-20 हज़ार कमाते हो। महीने में तुम इस अपने अमाउंट को किस तरह डिवाइड करते हो। तो आपको पता चलेगा ये पर्सन फ्यूचर का सोच रहा है कि नहीं। मैं तो नहीं सोचता, जैसे ही पैसे आता है मैं एकदम खर्चा करके मस्त रहता हूँ, कल का कल देखेंगे। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर फ्यूचर, क्योंकि भाई इसको पता ही नहीं है। अच्छा, सारे ही पैसे सेव कर दे रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो एक परसेंटेज होता है कि लेट्स से आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता हो कितना-कितना डिवाइड करना होता है। बट बहुत कम भी मत करो और बहुत ज़्यादा भी मत करो। एक ये चीज़ कि आप अपना फाइनेंस कैसे हैंडल करते हैं। सेकंड चीज़ फाइनेंस रिलेटेड कि अगर शादी होती है हमारी, तो आप तब फाइनेंस अपना कैसे डिवाइड करेंगे? क्या आप लड़की हो या लड़के हो, अपने घर में आप कितने रुपए दे रहे हैं? दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या फ्यूचर में तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं भी तुम्हारे घर वालों को पैसे दूँ? ये सारी चीज़ें ना बात करना ज़रूरी होता है। बट लोग नहीं बात करते कि अरे पैसे के बारे में कैसे? बट बहुत टाइम बच जाता है अगर हम पैसे के बारे में बात कर लें। डू नॉट टॉक अबाउट द अमाउंट, बट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी। अगर मेरी तरह कोई गधा इंसान होगा फाइनेंस में, तो वो बोलेगा मुझे तो नहीं पता, मैं जितना पैसा कमाऊँगी तुमको दे दूँगी, तुम हैंडल कर लेना, वो भी चलेगा। बट देयर नीड टू बी अ टॉक रिलेटेड टू फाइनेंस। देन कम्स साइकोलॉजिकल। यहाँ पे बात आती है कि आप अपने आप को एज़ डिंक देख रहे हैं, डबल इनकम नो किड्स, या भरा पूरा परिवार, या तो एकदम खानाबदोश कपल। आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। भई मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे हों, पर अगर मेरे पति को चाहिए होगा कि नहीं हम तो खानाबदोश कपल की तरह रहेंगे, तो देयर इज़ अ मिसमैच। बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कितने बच्चे होंगे, कब प्लान किया है, ये सब पहले ही बात कर लेना चाहिए, सो दैट बोथ द पार्टीज़ आर ऑन द सेम टीम। बाद में वो इश्यू नहीं आएगा। जैसे अभी मैं ना इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में देयर आर फ्यू कपल्स, जहाँ पे एक पर्सन को चाहिए बच्चा, दूसरे को नहीं चाहिए। सो दिस बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। आप उनके बारे में आपने सुना है? दिव्यांका त्रिपाठी। ये है मोहब्बतें, एक सीरियल आता था, ठीक है? उसमें शी इज़ द लीड एक्टर। और बहुत उनको, मतलब इफ यू लुक एट हर शी लुक्स वेरी होमली। मतलब ऐसा लगता है कि हर किसी को, शायद हर लड़के को लगता हो मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, मतलब वेरी वेरी प्रिटी, हर तरफ से वो सर्वगुण संपन्न वाइफ वाली चीज। तो शी गॉट मैरिड फ्यू इयर्स बैक एंड लाइक एवरीबडी स्टार्टेड मे बी टॉकिंग, अरे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा, बिकॉज शी लुक्ड वेरी मदरली and now she has conceived, and when you look at her face when she's talking with a big belly, she's so happy, right? तो आप देख करके बता सकते हैं दोनों को चाहिए था बेबी, फॉर किसी कारणवश नहीं हुआ, नहीं किया, whatever। तो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बच्चा चाहिए बच्चा नहीं चाहिए वाला एक, दूसरा ट्रैवल किसी को कितना पसंद है, तीसरा कि कौन से पेट पीव्स है। कुछ कुछ चीजें ना जिससे चिढ़ जाते हैं हम, जैसे रैपर खोला और वहीं रख दिया, डस्टबिन तक नहीं लेकर गए। तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज है क्या। जैसे मेरी एक क्लाइंट है जिसका अभी नहीं है, अभी वो मतलब शी इज नॉट देयर विथ मी एनीमोर। उसका प्रॉब्लम था कि शी हैड अ बिग इशू, जब कोई खाना खाते खाते चबाता है तो उसकी आवाज उसको नहीं पसंद, इसीलिए वो किसी से भी शादी के लिए शी वाज नॉट गोइंग आउट। हाँ, तो इसलिए वो डेट के लिए भी नहीं जाती थी। थैंकफुली वी केम आउट ऑफ दैट एंड नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। How did you come out of that? थिंक टू आस्क हर फर्स्ट कि तुम्हारे अंदर कौन-कौन से फ्लॉज़ है, तुम्हें क्या लगता है? तो देन शी लिस्टेड डाउन ऑल हर फ्लॉज़ एंड देन शी सेड कि फिर मैंने पूछा यहाँ से इस फ्लॉज़ में तुम्हें क्या लगता है कि सामने वाले को किस-किस चीज़ से इश्यू होगा? तो जब अपने आप को हम एज़ अ फ्लॉ भी थोड़ा बहुत देखने लग जाते हैं, तो हम सामने वाले को भी विथ फ्लॉ एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो Yeah, वैसा। so true. तो वो। तो एक और चीज़ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, जैसे नहीं सॉरी फिजिकल में, नॉट साइकोलॉजिकल। अरेंज मैरिज के लिए दो लोग मिल रहे हैं, तो अरेंज मैरिज में ना लुक्स को लेकर के भी बहुत सारे चीजें रहती हैं। नहीं अच्छा नहीं है, नहीं उसके तो बाल नहीं है, नहीं तो वो तो मोटी है एंड ऑल दैट। तो आप जब जा रहे हैं यू नीड टू थिंक कि मैं इसके साथ विल वी लुक गुड टुगेदर। ये चीज तुमको नहीं डिसाइड करना है, somebody else needs to decide that, who is not blindly there for you।
तो एक फोटो इफ पॉसिबल और बोथ द पिक्चर्स लगा करके यू आस्क अ पर्सन जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हो। क्योंकि अगर मेरी फ्रेंड होगी तो मैं तो अंधी की तरफ बोलूंगा, अरे ये तो कुछ नहीं, तू तो ऋतिक रोशन बनना चाहिए, ऋतिक रोशन, भले ही मेरी दोस्त कैसे भी दिख रही हो। हाँ, तो एक ये चीज, क्योंकि ना लोग जैसे जैसे कुछ लोग अपने से बड़े हाइट वाली लड़की से शादी तो कर लेते हैं और जिंदगी में कभी भी वो अपनी बीवी के साथ चलते नहीं है। वो आगे आगे चलेगा, बीवी पीछे पीछे चलेगी। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है ये। फिर सोशल, इसीलिए वो फिजिकल जो मैं बोल रही हूँ उसमें ये कंपैटिबिलिटी भी देखो कि आपस में आप दोनों कैसे दिखते हैं। अगर आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं है, बट कुछ लोगों को फर्क पड़ता है। और अगर तीसरा बोलेगा अरे तुम लोग साथ में अच्छे नहीं दिखते, और अगर आपको असर हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली वरिंग अबाउट हाउ यू लुक। देन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में यू ऑल्सो नीड टू आस्क द पर्सन, आज से 5 साल बाद क्या सोचा है तुमने अपने लाइफ के लिए। तो हो सकता है मुझे घर खरीदना ही नहीं है, मैं एक ही घर खरीदूंगी एकदम बुढ़ापे में, और पर मेरे पति को 4 घर खरीदने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि तुम्हें एक घर में रहना है या तुम्हें अलग अलग घर में रहना है। तो दिस इज अ मिक्स बिटवीन द फाइनेंस एंड द साइकोलॉजिकल। अगेन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन के लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो और उसके बाद लास्ट में आ जाता है स्पिरिचुअल। रिलीजन इज डिफरेंट देन स्पिरिचुअलिटी। तो आपका रिलीजन कुछ भी हो, आपकी कास्ट कुछ भी हो, आई फील स्पिरिचुअल ग्रोथ एक साथ होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए मुझे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिटेशन कर रहा है, मैं मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी का बहुत सिंपल रीजन है, मैनिपुलेटिव नहीं होना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचना, छोटी छोटी चीजें। हाँ, सामने वाले को जानबूझ के तकलीफ ना देना। तो इसमें अलाइनमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी है। अगर सामने वाले को, मैं तो साल में 2 बार विपासना जाता हूँ, तुम्हें भी जाना पड़ेगा, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। अगर आप विपासना से आ करके मुंह से जहर ही उगल रहे हैं तो हाँ, तो ये मैं बहुत बार ही बोलती हूँ। जैसे लोग हम जैसे कई बार चर्च जाते हैं तो वहाँ पे देयर इज दिस स्टेटमेंट, वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपासेस अगेंस्ट अस। तो भगवान तुम हमें माफ करो जैसे हम उनको माफ करते हैं। ये आके रोज बड़बड़ा रहे हैं, पर जा करके अपने पड़ोसी से लड़ाई ही करनी है, तो फिर किस काम का प्रेयर है। तो आप चर्च जाएं, मंदिर जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप जो प्रेयर कर रहे हैं अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो क्या मतलब है फिर। तो अगर हम गायत्री मंत्र गा रहे हैं और हम ओम भू भुवर्स्व नहीं बोल, ओम भूवर्स्व, ये क्या प्रेयर है। सो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट शुड बी नीडेड। इट डज नॉट मीन इट्स रिलीजन, इट्स डिफरेंट। तो ये 5 गोल में आप अलाइन अगर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा, यस मे बी, यस मे बी, यस अगर ऐसा है तो सेकंड डेट बनता है। यस नो, कुछ भी नो आए तो नहीं बनता। तो एक बात बताओ, जैसे अगर किसी के पास 1 घंटा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो मिल रहा है लड़की से, तो ऐसे क्या क्यूज या बॉडी लैंग्वेज में आप क्या ऐसे बताओगे कि हाँ ये लड़कों को यूजुअली, ये लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों ने कुछ ऐसा किया तो ऑफ हो गया, तो लड़कियों को ऐसी 3 चीज़ें क्या नहीं पसंद आती है एक अरेंज मैरिज सेटअप में, कि अगर लड़के ने ये किया तो छोड़ो यार, ये रेड फ्लैग है। दूसरी लड़कियों को देखना वाइल यू आर स्टिल विथ समबडी, हाँ ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। हाँ, हर लड़की को ये लगता है कि अब मुझे तुम ऐसे देखो जैसे मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ। हाँ, और लड़कों के लिए वो रहता है कि तुम सिर्फ इक्वालिटी की बातें कर ही रही हो या तुम सच में फॉलो करती हो। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज क्यूज, नॉट अबाउट द कंटेंट व्हिच इज बीइंग स्पोकन, बट ठीक लेट्स से क्या क्यूज ऐसे देखने चाहिए एक डेट में कि हाँ जिससे समझ आ रहा है कि हाँ कंपैटिबिलिटी है। तो इन दैट केस अगेन पहले लड़की की बात करते हैं। सो इफ देयर इज अ मैन इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, दैट मैन शुड लुक ओनली एट दैट वुमन। ठीक है, अगर आप किसी और को देख रहे हैं, मेक श्योर यू लुक एट मेन ऑल्सो, यू लुक एट वुमेन ऑल्सो, सो दैट देयर विल बी एन इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड थिंग तो आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड इज बीइंग केयरिंग। इट शुड नॉट बी अ फेक केयर। ठीक है, इट शुड बी अ जेन्युइन केयर। जेन्युइन केयर मतलब कि अच्छा सो व्हाट डू यू वांट टू हैव, एंड देन लेट द वुमन डिसाइड ऑन व्हाट शी वांट टू हैव। तब उस टाइम पे ना कुछ लड़के ऐसे चौड़ में आकर के वो खुद लड़की के लिए ऑर्डर करते हैं कि ओके आई विल ऑर्डर फॉर यू दिस एंड दिस। ये मत करो, लड़की को दे दो ऑर्डर करने के लिए। दैट्स द सेकंड थिंग, सो शी फील्स दैट शी इज इन कंट्रोल। थर्ड थिंग is when you're talking to her, also smiling and let her talk more.
तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ करके, और जब हम देख रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने जितनी भी देसी लड़कियाँ हैं, हमारी मम्मी से लेके दादी से लेके बहन, बेटियाँ, हर कोई, सबको वैलिडेशन बहुत चाहिए होता है। आपके लिए खाना बना, वो 10 बार पूछ लेंगी, खाना कैसे बनना है, खाना कैसे बनना है, खाना बन, क्योंकि उनको वैलिडेशन पे ही हमने बड़ा कर रखा है। तो अगर आप किसी लड़की को शुरू से वैलिडेट कर देंगी ना, ओह शी इज फॉलोइंग इन लव विथ यू, कि अच्छा नो आई रियली लाइक द रिंग दैट यू आर वेयरिंग, तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, सो एंड इट नीड्स टू बी अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। और एक बहुत अच्छी बात कि एक लड़की ना बहुत इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग होती है, और लड़कियां ज्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रांग होती है बिकॉज इवोल्यूशनरीली वुमेन ही ऑफस्प्रिंग को देखते आई है। तो एक जैसे आपकी मम्मी होगी और जैसे आप हैं, तो जब आप नहीं बोल पा रहे थे तो आपकी मम्मी को समझ में आता था, और आपने वो भी ऐसे भी वो देखे होंगे इंसिडेंट्स, वो बच्चा एक कुछ बोल दे रहा है, तो मम्मी बोले नहीं वो बोल रहा है कि आपका बॉल बहुत अच्छा है। व्हाट, मेरा बॉल, ओके, तो वो वैसे, हाँ, तो वो कुछ बोल देगा और वो माँ ट्रांसलेट करती है। वो कभी हुआ है, आपने देखा है ये? नहीं देखा नहीं, बट हाँ पता है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे स्टेटमेंट, जैसे मेरा भतीजा है, वो कुछ एक बोल देगा, नेने कुछ बोल देगा, और मेरी भाभी बोलेगी कि अरे वो बोल रहा है कि आपका ड्रेस बहुत सुंदर है। मैंने कहा व्हाट? तो पॉइंट इज, जितनी भी मम्मियाँ होती है वो नॉन वर्बली बहुत शार्प हो रही है। तो ये सदियों का इंटेलिजेंस हर माँ ने अपनी बेटी को ऐसे पास ऑन किया है। तो एक लड़की इंट्यूटिवली बहुत शार्प हो जाती है। तो अगर कोई आदमी फेक करता है ना, उसको पता चल जाता है। बट कई लड़कियां उसमें भी अंधी हो जाती हैं। हाँ, उसको वो देखते-देखते भी बोलती है नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर वो अगेन यहाँ से खुल जाएगी दिमाग से, तो उसको सच में दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी लैंग्वेज वाइज़ एक लड़के को करना चाहिए, और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए। ये एक्नॉलेजमेंट जो होगा, ये फुल एक्नॉलेजमेंट होगा। और एक और चीज़, हाँ, जैसे अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो अगर उस पर्सन को ना नोटिस करना चाहिए कि लड़की की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इफ इट्स एन अरेंज मैरिज सेटअप और वो ऐसे बैठी है, हाँ, या तो पीछे होकर के बैठी है, सो ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो उसको पानी ऑफर कीजिए या जूस ऑर्डर कीजिए, व्हाटएवर। तो धीरे-धीरे यू नीड टू फोकस ऑन इफ द बॉडी इज ओपनिंग अप। Okay. दिस इज अ सटल साइन, और मेन आर लिटिल वीक ऑन अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। तभी तो लड़की भाव भी नहीं देती रहती, तो उनको लगता है कि वाओ मुझे तो भाव दे रही है। हाँ, तो उनको देखना चाहिए इफ द बॉडी इज ओपनिंग अप, ठीक है, और बॉडी ओपन हो गया तो उसके बाद वो ऐसे बैठी है या ऐसे बैठी है। इफ शी इज इंटरेस्टेड शी विल बी लाइक दिस इज लीनिंग इन। Oh, हाँ, okay. तो अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग सवाल मिला और आपने पूछा और उसे लगा वाओ यार ये कितना इंटरेस्टिंग है, तो वो धीरे धीरे आगे हो जाएगी। दैट इज व्हेन सच में एक लड़के को लगना चाहिए हाँ ये सारे साइंस हैं। तो ये है नॉन Wow. वर्बली। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे भी पर्सनली। बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आपसे बात करके बहुत बहुत मज़ा आया। लास्ट आई डेंट रियलाइज 2.5 आवर्स स्पेंड कर लिया हमने बात हाँ। करने में। दिस वॉज अमेजिंग, आई डेंट रियलाइज हाउ टाइम फ्लू बाय, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड आई एम श्योर एवरी वन हुज वॉचिंग दिस बहुत सीखा होगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माई गेस्ट, इट्स अ ट्रिकी वन। अगर आप मेरी शूज़ में होते हैं एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग कानन टांडी, व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हर टुवर्ड्स द एंड? कि अगर मुझे लेट्स से शादी रिलेटेड बात, अगर मुझे किसी एक इंसान को जज करना हुआ, तो मैं उस इंसान से ऐसा कोई एक सवाल, ऐसा बस एक ही सवाल ऐसा क्या पूछूं कि मुझे पता चल जाए इफ दिस इज द पर्सन फॉर मी। तो क्या सवाल पूछोगे आप? सो द पर्सन शुड बी आस्किंग कि आपने लास्ट ऐसा कौन सा चीज सीखा जिसने आपके पुराने विचारधारा को एकदम चेंज कर दिया। सो एक एग्जिस्टिंग बायस जो किसी कारणवश टूट गया एंड नाउ इट इज न्यू। What is an example of a good answer for this question? मैं अपना बताती हूँ, जैसे एक मेरा बहुत बड़ा वो माइंडसेट था कि नहीं कॉलेज ड्रॉप आउट्स मेरा बायस था। आई कैन नॉट टॉक टू कॉलेज ड्रॉप आउट्स बिकॉज दे आर वेरी लो इन सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था वो लोग, उनको नहीं पता है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कैसे। एंड देन आई हैपन टू मीट अ कपल ऑफ फाउंडर्स हु आर एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट्स, और फिर मुझे लगा हाँ व्हाई डिड दे एक्चुअली ड्रॉप आउट, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने उनको वो वैल्यू नहीं दिया जो उनको सीखना चाहिए था, और दैट्स व्हाई दे ड्रॉप्ड आउट एंड दे डूइंग फेयरली वेल। सो दैट वाज अ वेरी
मतलब स्ट्रॉन्ग बायस जो टूटा एंड नाउ इट इज अ न्यू थॉट प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है? ताकि आपको ये पता लगे कि ये इंसान सीखने के लिए रेडी है। तो हर इंसान जिसके साथ भी उनको रहना है एक लाइफ पार्टनर के साथ, एक ही चीज होनी चाहिए, द एबिलिटी टू लर्न या फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न, एंड देन यू वाह! सॉर्टेड। बहुत बढ़िया। आई थिंक एक कोट मैंने पढ़ा था, वन्स अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन। तो जब तक बेसिकली आपका लर्निंग एटीट्यूड है तब तक आपका बुढ़ापा नहीं आएगा। यस, दैट्स सो ट्रू। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड बहुत सीखने मिला। पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज। एंड यूजुअली लाइक हम लोग स्टॉक मार्केट के बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करते हैं, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर माई ऑडियंस। तो आई थॉट लेट मी टच अपॉन दिस। एंड आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, जो रिलेटेबल स्टोरीज बताई, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एक चीज जो मैं बताना भूल गई, सब 18 से 25 साल वालों को, द पॉइंट दैट आई हैव फॉरगॉटन इज प्लीज 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 मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन आपके लिए एक ऐसा रेज्यूमे है जो आपके लिए 24/7 काम करेगा। और मुझे लिंक्डइन ने कुछ पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के लिए। इट्स बिकॉज जब आप सोते भी रहेंगे ना तो कोई ना कोई आपका लिंक्डइन चेक करता रहेगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे इंसान को फॉलो करें और उसके पोस्ट में जाके कमेंट भी करें, ताकि उसको पता चले दैट यू एग्जिस्ट। तो जितने भी ऐसे लोग जिसको इफ यू आर लुकिंग अप टू समबडी, 4-5 लोग, 10 लोग, और somebody who's still reachable, not बहुत ज़्यादा unreachable, somebody who's reachable, जब आप कमेंट करेंगे अलग अलग जगह पे, you will be more visible। और like it or not, आजकल के टाइम पे विजिबिलिटी इज समथिंग वेयर इट गेट्स यू मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आप विजिबल नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे। सो ऑल द पीपल प्लीज हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। मेक श्योर आप अच्छे प्रोफेशनल फोटो के साथ रहें, ऐसे वाला फोटो मत डालिएगा उसमें, सो दैट अ पर्सन सीज हाउ यू Yeah. लुक एंड हाउ प्रोफेशनल यू आर। या एंड ऑफ कोर्स वन टिप दैट यू टोल्ड एवरीवन, जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऐड अ नोट के साथ Yes. सेंड करना। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू Thanks. द एंटायर टीम ऑल्सो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.